Very good evening. I welcome all of you on behalf of our study circle on today's webinar on latest amendment in TDS provision with respect to 194Q and 206C subsection 1H and issues in registration of trust. And on this subject, our very respected Honorable CA Girish Ahujaji with us. I welcome you, sir. I welcome you again. I welcome our former Central Council member CA Mukesh Kushwaha ji, who is currently nominated by the Government of India to the ICWA Institute as a Central Council member. I welcome you, Kushwaha ji. I welcome Pankaj Mittal ji, Hemant Pawar ji, Rajiv Kohli ji, Sunil Dhamija ji, Ashwani Jindal ji, and our more respected and honorable Central Council member, President CA Sanjeev Singhal ji, R.D. Kagra ji from Calcutta, and Sanjay Sharma ji from Celtex Bar Association. Before I request Guruji, I request Sanjeev Singhal ji kindly address our member, because there is a audit tool introduced by our institute that is a free for member, and how we can use our member. I request Sanjeev Singhal ji, sir, please kindly. Thank you, Rajesh Bhai. Thank you, Rajesh Bhai. Very good evening to all. The most respected our guru and mentor, Dr. Girish Ahuja ji. मुकेश भाई, मैं फॉर्मर या प्रेजेंट सेंट्रल काउंसिल मेंबर नहीं, मुकेश भाई है मेरे लिए, मुकेश भाई ही हैं। राजेश भाई, अश्विनी जिंदल जी, संजय शर्मा जी, राजीव जी, हेमंत जी, दमीजा जी और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं जैसे राजेश भाई ने कहा, एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव हमारी कमेटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस ने लिया है। मैं उसके बारे में ही बस 2 मिनट लूंगा। डिजिटल ऑडिट टूल, जो कि एक स्मॉल प्रैक्टिशनर और मिड साइज प्रैक्टिशनर की कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए है, जिसको हमने बार बार पिछली बार कहा भी था कि हम ये डिजिटल ऑडिट टूल अपने मेंबर्स के लिए बिल्ड करेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर, एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर गिरीश आहूजा सर, कि इसके हमने 4 RFP थे: ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल, डेटा एनालिटिकल टूल, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। चारों RFP निकाल दिए हैं और जून 30 सबकी सारे RFPs की मिला के लास्ट डेट है। और हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है मेंबर्स का। परसों हमने रजिस्ट्रेशन खोला था कि 30 जून तक आप रजिस्टर करिए, जिसको भी ऑडिट टूल ये चाहिए। जो भी 30 जून तक रजिस्टर करेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। 2 दिन अभी पूरे नहीं हुए, 4572 मेंबर्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है इन ऑडिट टूल्स के लिए। ये ऑडिट टूल सभी जो COP होल्डर्स हैं या CA फॉर्म में जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए होंगे। सो CA फॉर्म में अगर एम्प्लॉई है, उसके पास COP नहीं है, तो भी हम उनके लिए भी देंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सारे मेंबर्स के लिए होगा, जो इंडस्ट्री में है उसके लिए भी होगा। ये चारों में क्या क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल लाइब्रेरी से शुरू करता हूँ। आज आपको इनकम टैक्स केसेस देखने हैं, GST केसेस देखने हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस देखने हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है किसी भी XYZ कंपनी का। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनियां, आप में से बहुत लोगों ने वो सब्सक्रिप्शन लिया है, 10, 15, 20 हजार रुपए साल तक उसको देते हैं। तो हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से RFP निकाला है दैट वी विल डू अ बल्क बाइंग, एंड इंस्टीट्यूट उसकी कॉस्ट बेयर करेगा, मेंबर्स को देगा। तो उसका RFP ये सबके लिए, क्योंकि कंपनी में भी यूज करना पड़ सकता है, जो कंपनी में हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी यूजफुल है। और दूसरी बात, और इनफैक्ट मैं थैंक्स कहूंगा गिरीश आहूजा सर को, क्योंकि इसका डिस्कशन मैंने उनसे किया था, तो सर ने कहा कोई टूल किसी का अच्छा आता है, कोई मॉड्यूल किसी का अच्छा है, तो हमने उसको मॉड्यूल वाइज निकाला ताकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग मॉड्यूल के लिए अप्लाई कर सकें। और 3 ऑडिट टूल और हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल, कि जब आप ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, अपने वर्किंग पेपर्स को कैसे बनाएं, कैसे उसकी चेकलिस्ट को आप फॉलो करें और इलेक्ट्रॉनिकली भी आप उसको स्टोर कर पाए। आज अगर आप मार्केट में जो लीडिंग जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टूल प्रोवाइडर हैं, उनका आप एक सिंगल लाइसेंस लेते हैं, इवन आफ्टर डिस्काउंट दे चार्ज अप टू 1 लाख रुपीज। बट अगेन वी थॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड, लेट अस गेट दिस डेवलप्ड और लेट अस एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द OEM। तो इसका भी हमने RFP निकाला हुआ है। तीसरा है डेटा एनालिटिकल टूल। आज अभी आप RBI का जो सर्कुलर देखेंगे, जो हमारा आया है कि जो बैंक ऑडिट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी है NBFC के, तो उन्होंने भी वहाँ डेटा एनालिटिकल टूल, टेक्नोलॉजी और CAT की बात की है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। तो हम अपने मेंबर को एम्पावरमेंट करने के लिए आज जो हमारा
आइडिया केसवेयर के साथ एग्रीमेंट है, वो सिंगल लाइसेंस 50,000 रुपए कॉस्ट करता है। अगेन हमारे मेंबर्स उसको नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए भी हमने RFP निकाला, डेटा एनालिटिकल टूल। और चौथा है प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपके यहाँ जितना स्टाफ है उसका एलोकेशन कैसे करना है, उसकी अटेंडेंस कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसकी जॉब पे कैसे कैसे उसको बुक करना है, इस सब के लिए ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वाला हमारा ये टूल है। तो चारों का RFP हमने निकाल दिया है कि 20 जून, 23 जून और 30 जून इन RFPs की लास्ट डेट है। उसके बाद इन RFPs का टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा और ICI की परचेज पॉलिसी के हिसाब से ये जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा टेक्निकल और फाइनेंशियल के बेस पे हम अलॉट करेंगे। बट ये अभी तक का एक सबसे बड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर है जो कि स्मॉल एंड मिड साइज प्रैक्टिशनर को पर्टिकुलरली हेल्प करेगा, क्योंकि लार्ज फर्म्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास ये ऑडिट टूल होते हैं, लेकिन SMP के लिए 2-2.5 लाख रुपया पर मेंबर ये खर्च करना पॉसिबल नहीं था। तो इंस्टीट्यूट ने पहले 2 साल 30 करोड़ का बजट था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस बार प्रेसिडेंट निहार जम्बूसरिया जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और इस बजट को एनहांस करके हमने 20 करोड़ रुपया डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी ऐड किया। तो जो 50 करोड़ का बजट है, इसके अगेंस्ट हम ये 4 RFP लाए हैं। और जैसे ही ये बिड्स का टाइम निकलेगा उसके बाद इनका इवैल्यूएशन स्टार्ट करके हम इनका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस टूल्स को लेना चाहते हैं प्लीज रजिस्टर करें। हम ये लिंक अभी 2 दिन पहले मेल आई थी, हर हफ्ते मेल ये भेजेंगे। SMS भी है, WhatsApp भी है, जहाँ पे आपको एक गूगल फॉर्म भरना है कि आपको चारों में से कौन कौन से टूल चाहिए। आपको चारों चाहिए, आप चारों भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर मेंबर को अपना अलग फॉर्म भरना है, एक में 2 डालने का कोई स्कोप नहीं है। प्लीज आप उसको भरिए एंड प्लीज मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। This will help improving the audit quality. This will enable our small and mid-sized practitioners to achieve much more. And with data analytical tool, you will find a great way of enhancing the capabilities of your firm. आप 10 लाख रो को भी इकट्ठा एनालाइज कर सकते हैं। आपको डुप्लीकेट वेंडर, डुप्लीकेट एम्प्लॉइज कुछ भी आपको ढूंढना है, आपको सिर्फ एक टेबल उस फॉर्म में बनानी है एंड यू विल गेट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। तो मतलब माई जस्ट रिक्वेस्ट इज दैट अभी आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, बाकी ये जो काम है हम इंस्टीट्यूट की साइड से कमिटी फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस में कर रहे हैं। प्लीज मेक मैक्सिमम यूज आउट ऑफ इट। राजेश भाई, मैं क्योंकि गिरीश आहूजा सर है तो मैं आज सिर्फ एक ही इनिशिएटिव के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, और जो कि एक बहुत बड़ा एक हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट आवर मुकेश कुशवाहा जी, our former Central Council member for 2 terms, that is from 2013 to 16 and 16 to 19. Presently, he is a Central Council member nominated by Government of India in ICWA, and he also having an international exposure with Messrs. Winnie Murray and Company, a Saudi representative of Messrs. Ernst & Young at Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia in year 2000-2001. And he was also elected as a member Central India Regional Council and as a chairman in 2012-13, treasurer 11-12 and secretary 2007 to 10. With this, I request Kushwaha ji kindly address our member and introduce Guruji. I would also request he introduce the method of online papers in ICWA. So what institute can do? So please over to Kushwaha ji, sir. Thank you, Rajesh ji. First of all, for giving this opportunity to have an interaction with all the members and addressing them. Yes, what is the vision, what is the problem is facing by the profession, how we can resolve all those issues is a very big issue nowadays. After Corona is concerned, lot of problems are there in the personal life of our member, how we can handle and we can support. And our member, leader of this profession, time to time, trying to support the members personally on their individual level, but how it can be possible as a institute level also. So we will discuss all these things in later on in the next meeting as concerned. And today we are here to discuss the very important provision related to section 194 and 206, where we have our worthy speaker, Dr. C. Girish Ahuja ji, my guru, guide and philosopher. I know him more than 35 years. He has a vast experience, more than 40 years in the field of education as concerned. I remember those days
when we were a student and how the teacher taught us. And Dr. Ahuja is a live example for that. We study for our taxation subject for intermediate on the 6th floor of the annex building of the ICI man building, ITO. Yes, so this, whatever the situation today, more than 500 people plus member are joined within a span of 10 minutes. There are also some, when Guruji entered in the auditorium jam pack, there is no capacity to sit on the chair. 25% extra capacity. Student go and sit in the staircase as concerned, and I was also one of them. तो उस समय से हमने गुरुजी को देखा है, जाना है, और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। और आपके लिए कुछ कहना कि वो SRC में प्रोफेसर थे, उसके बाद उन्होंने CS इंस्टीट्यूट में टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया, और जब तक ये रिटायर नहीं हुआ SRCC से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की है। और रिटायरमेंट के बाद मेंबर्स की जो सेवा की है, और जितनी सेवा गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने आपको CS इंस्टीट्यूट में एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर नॉमिनेट किया। अभी 3 साल पहले सर को एज लिमिट क्रॉस होने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब ने लॉ चेंज कराया कि 70 ईयर के बाद भी किसी को डायरेक्टर नॉमिनेट करना है। तो सर को SBI में डायरेक्टर है, नॉमिनेट किया एज ए डायरेक्टर। और बहुत सारी प्रोमिनेंट कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। टैक्सेशन के इनके एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सभी वेरियस पब्लिकेशन टाइम टू टाइम पब्लिश होते हैं, और उन्हीं को पढ़ के हम लोग सब लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और प्रोफेशन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो गुरुजी को लिए बाबा रामदेव जी ने एक स्लोगन दिया है कि उनको पद्मश्री या पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए। हमारी भी एक मुहिम है, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत रत्न ही गुरुजी को मिला। जितनी सेवा इन्होंने मेंबर्स की निस्वार्थ भाव से, कभी ऐसे जब तक रिटायर नहीं हुए, कभी किसी से कोई फीस नहीं, कोई प्रोफेशनल चार्जेस नहीं, फ्री कंसल्टेंसी, फ्री एजुकेशन टू ऑल। और आज भी वो प्रोफेशन की, ऐसा नहीं कि मैंने बुलाया, आपने बुलाया, सर को कोई जानता हो नहीं जानता हो, सर जानते हो नहीं जानते, किसी का भी फोन आ गया, जो ट्रीटमेंट मुकेश कुशवाहा, संजीव सिंघल, राजेश जी को और आप सब बैठे हुए अश्विन जिंदल जी, जो मिलेगा वो उस शख्स को भी मिलेगा। कोई डिफरेंस नहीं आएगा उनकी फीलिंग में कि मैं इसको जानता हूं नहीं जानता हूं। पूरा उसकी समस्या का समाधान, जब तक कि वो समस्या का समाधान आपके लेवल पे बहस नहीं हो जाएगा, जब तक आप चैन लेने वाले नहीं है। तो इस तरह का व्यक्तित्व है गुरुजी का। तो उनको प्रणाम करते हुए मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे की कार्रवाई के लिए सर को रिक्वेस्ट करेंगे वो अपने सेशन का शुभारंभ करें। और विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल and thanks to all Rajesh ji for giving this opportunity to interact with all the members. Thank you very much. Thank you sir, thank you once again. Now I request our Guruji for the deliberation on the subject. Guruji शायद, हाँ, एक बात मैं और कह दूं गुरुजी आपके सम्मान में है कि जूम जो कि यूएस कंपनी है, पहले लोगों को एक भ्रम था कि चाइनीज कंपनी है, ये मैं क्लियर कर दूं, यूएस कंपनी है। और हम सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि 500 की लिमिट बार बार क्रॉस हो जाती थी, और आपके आशीर्वाद ने जूम ने बिना कॉस्ट, बिना कोई पैसे लिए हुए मेरे इसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया है 21 जून से, सिर्फ गुरुजी के लिए, कि जब जब गुरुजी की होगी तो वो 1000 की लिमिट रहेगी। सर विद दिस सर ओवर टू यू सर। Good evening to one and all, Central Council member, and of course, young Central Council member, CA Sanjeev Singhal ji, from the North, then government nominee to the Institute of Cost Accountant, and a past Central Council member, CA Mukesh Kushwaha ji, founder of this study circle, Rajesh Agarwal ji, Sunil Damija ji, Rajiv Kohli ji, R.D. Kakra ji from Kolkata, Pankaj Mittal ji, जगजीत सिंह जी भी बैठे हैं, जगजीत सिंह जी ऑफ कोर्स वो भी बैठे हैं, उनके लिए हेमंत मावा जी, RS बंसल जी, और अबव ऑल कर्ता नहीं, अभी संजय शर्मा जी भी रह गए, एडवोकेट संजय शर्मा जी, एंड अबव ऑल द कर्ता ऑफ दिस ये फ्रेटर्निटी, हम उसको आजकल कर्ता ही कहते हैं और करता है भी।
CA Ashwini Jindal ji from Jalandhar, ladies and gentlemen. Well, friend, मुझे समझ में नहीं आया, एक सेक्शन निकाला गया था, सेक्शन 2061H पिछले साल. उस साल जब सेक्शन निकाला गया, 1 अक्टूबर से निकाला गया था. पहले जुलाई से था, बिकॉज ऑफ कोविड इट वाज पोस्टपोन्ड टू 1 अक्टूबर. क्या कहा था उस पे? ये कहा था, एवरी सेलर हु रिसीव्स any amount as consideration for the sale of goods other than goods which are exported to a country outside India, or other than goods which are covered under TCS, that is 206C1, 206G, other 2061H, G, 2016G, other than that, shall collect tax at the rate of 0.1% of an amount exceeding 50 lakh. क्या बोला गया था? If you are a seller and you receive during the previous year, please note the word receipt basis, any amount as consideration for the sale of goods of the aggregate amount of 50 lakh or more in the previous year, shall collect tax at the rate of 0.1% of the amount exceeding 50 lakh. यही कहा गया था. 50 लाख से ऊपर है तो आपको जब मनी रिसीव होगी, सेल के लिए नहीं, whenever मनी रिसीव होगी आपको टैक्स कलेक्ट करना है 0.1%. वो लिखा था सेल एग्रीगेटिंग 50 लाख और मोर. ये सेल ऑफ ए प्रीवियस ईयर लिखा था, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर नहीं था. पिछले सालों में भी अगर सेल 50 लाख से ऊपर करी हुई है, लेकिन अमाउंट अगर आज रिसीव हो रहा है तो आपको कलेक्ट करना था 0.1%. लेकिन प्रीवियस ईयर का टर्नओवर क्या देखना था? अप्रैल से देखना था, लेकिन अक्टूबर से काटना शुरू करना था. सपोज कीजिए आपका अप्रैल टू सितंबर 30 40 लाख था और अब इस साल 10 और आ गया, 50 तक नहीं करना और 50 के ऊपर करना है. लेकिन सपोज अक्टूबर से पहले ऑलरेडी 70 लाख हो गया तो 1 अक्टूबर से इवन फर्स्ट 1 रुपी रिसीव होता तो भी आपको कलेक्ट करना है 0.1%. ये शुरू किया था और मुझे पता है बहुत लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर चेंज किए. कईयों ने तो सीधा ही बिल के ऊपर चार्ज कर लिया था, 0.1% कलेक्ट करना शुरू कर दिया. हालांकि मैं कहता था ये ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक इसलिए नहीं है कि आपको हो सकता है 50 लाख से कम पेमेंट आए अगले साल, तो फिर किस बात का TCS है? सेल के ऊपर तो है नहीं, रिसीट पे है, फिर किस बात का TCS है? लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी और बड़ी बड़ी कंपनी कह रही थी हमारे पास तो हमेशा ही सेल 50 से ऊपर होती है, तो अब तो चार्ज रिसीव करना शुरू कर. अरे रिसीव तो कर देंगे, लेकिन जो भी था वहां पर उन्होंने बोला था, देखिए सेक्शन 206C1H में कोई सबसेक्शन नहीं, कोई सबसेक्शन नहीं. वहां उन्होंने बोला था 50 लाख से ऊपर है तो आपको हमने बोल दिया 0.1% कलेक्ट करना. ठीक है सर, लेकिन वही बोल दिया था कि अगर आप पैन नंबर नहीं देंगे, आधार नंबर नहीं देंगे, तो उस केस में ये 20% नहीं होगा. कितना होगा? 5%. 5% के 1%? What was that? 5% सर, 5%. 5% आज है 2061H में. देखो वो उसमें तो है ही है 194Q में, तो 5 ही था, 5 इंस्टेड ऑफ 25. ये 2061H में लिखा था. लेकिन ये भी कहा था सेलर ऑफ द गुड्स का क्या डेफिनेशन? कहता था सेलर ऑफ गुड्स मीन्स ए पर्सन whose gross receipt, gross turnover, gross sale during the proceeding of the business. Please note कोहली साहब, of the business लिखा. बिजनेस में सर्विसेज भी आ सकती है, लेकिन जब TCS कलेक्ट करना है तो गुड्स के ऊपर करना है. लेकिन टर्नओवर लेते हुए आपने टर्नओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, immediately preceding the previous year in which the amount is received exceeds rupees 10 crore.
मेरी बात समझ रहे हैं सर? आपने क्या देखा? ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस सेल, जो भी कोई रिसीट तो होती है, कोई ऐसी चीज जो सर्विस वाली है, ग्रॉस सेल, ग्रॉस रिसीट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड है कोहली साहब, गुड्स नहीं है। तो इसमें आप हो सकता है गुड्स भी बेच रहे हो और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर द पर्पज ऑफ 206(1)H आपको गुड्स की रिसीट पे ही काटना है, सर्विस की रिसीट पे नहीं काटना। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए सेलर, टर्नओवर आपको पिछले साल का लेना है और वो 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। एंड टर्नओवर ऑफ द बिजनेस लिखा है, टर्नओवर ऑफ गुड्स नहीं लिखा है। बिजनेस 10 करोड़ से ऊपर है तो आपको एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख 0.1% टैक्स कलेक्ट करना है। हाँ, उसमें ये लिखा था किसका कुछ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है किस चीजों में आपने टैक्स कलेक्ट नहीं करना। और अगर आपने कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट किया है उसमें भी टैक्स कलेक्ट नहीं करना। अगर गुड्स आपने बायर जो है ऑफ द गुड्स अगर गवर्नमेंट है, बायर ऑफ द गुड्स अगर एम्बेसी है, बायर ऑफ द गुड्स स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, लेगेशन है, अरे आपका कोई भी फॉरेन स्टेट का ट्रेड रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर 50 लाख से भी ऊपर खरीदे आप लोग टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नहीं करना, स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं करना। मेरी बात समझ रहे? सेंट्रल स्टेट से भी नहीं करना, एम्बेसी से भी नहीं करना, हाई कमीशन से भी नहीं करना, लेगेशन से भी नहीं करना, कमीशन से भी नहीं करना, आपको कोई स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट से नहीं करना, लोकल अथॉरिटी से भी नहीं करना, यही एमसीडी वगैरह लोकल अथॉरिटी से भी नहीं करना, और जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उस पे भी नहीं करना। और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देगी कि किस पे नहीं करना। बाकी सब पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, बट नॉट एट द टाइम ऑफ सेल बट एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ व्हाट यू कॉल मनी ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ सच गुड्स। ये कलेक्ट करना है। ये बड़ा क्लियर उन्होंने ये प्रोविजन बनाया, लेकिन कमाल कर दिया, अभी शुरू हुआ ही नहीं था तो इस साल एक और नया प्रोविजन ले आए जिसका सेक्शन का नाम है 194Q। क्या कहता है? एनी बायर ऑफ द गुड्स, एनी बायर ऑफ द गुड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग any payment of any sum, buyer of the goods responsible for making payment of any sum to a resident, to a resident hereinafter called the seller। ये है रेजिडेंट के लिए, क्या 2061H हो या वहां भी तो आपको बता दिया, वहां पर रेजिडेंट नहीं लिखा था, लिख दिया इंपोर्ट पर नहीं लगना, एक्सपोर्ट पर नहीं लगना, तो रेजिडेंट क्या हो गया? यहाँ लिखा हु इज ए रेजिडेंट hereinafter called the seller shall and who buys the goods of a value exceeding 50 lakh during the year, aggregate or total during the year, shall deduct the tax at source at the time of receipt of the goods, at the time of the goods which is purchased, at the time of the purchase of the goods, or at the time of payment, whichever is earlier, of an amount exceeding 50 lakh। देखिए 206(1)H में रिसीट बेसिस पे था, या रिसीट बेसिस पे नहीं है। यहाँ क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द बुक्स ऑफ द परचेज, क्रेडिट ऑफ द परचेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन माल 50 करोड़ का होना चाहिए उस साल प्रीवियस ईयर। आपने पेमेंट पहले कर दी तो भी ठीक है, पेमेंट बाद में करी तो फिर गुड्स आपने परचेज किया, लेकिन कब काटना शुरू करना है? जब 50 लाख से ऊपर परचेज हो जाए या पेमेंट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। क्या काटना है? टीडीएस। कौन से रेट से काटना है? 0.1%। हु हैज टू डिडक्ट द टीडीएस? द पर्सन हु हैज टू डिडक्ट द टीडीएस इज द बायर ऑफ द गुड्स। अभी सुनते जाइए। फिर उन्होंने सबसेक्शन 2 डाला 194Q में। If the goods purchase, you have purchased the goods, but the amount is credited to any suspense account or any other account
by whatever name called. It is for the purchase of goods, but the amount is credited to the suspense account or any other account for whatever name called for purchase of goods. तो उसको भी ये माना जाएगा that it is a purchase made by. अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तीसरा कहता है कि देखिए, अगर उस गुड्स के ऊपर किसी प्रोविजंस में टीडीएस कट गया है अंडर चैप्टर 17B, किसी और सेक्शन में टीडीएस कट गया, या सेक्शन 206C1 और या 206C1G में टैक्स कलेक्ट हो गया, अदर देन 206C1H। 1H कौन सा है? वही सेलर ऑफ द गुड्स वाला। अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हो गया है या टीडीएस कट गया है, तो उस केस में सेक्शन 194Q नहीं लगेगा। वो सेक्शन 194Q नहीं लगेगा, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। और साथ में कह दिया है कि अगर कोई इसमें डिफिकल्टी है तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कम आउट विद सर्टेन गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस लाएगी टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम। आजकल तो हर सेक्शन में डाल देते हैं, और अगले सेक्शन में डाला है such guidelines will be placed on the table of the what you call parliament. पार्लियामेंट की टेबल भी रखी जाएगी और उस गाइडलाइन को रख के फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहां रखा जाएगा। ये उन्होंने लिख दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये भी बड़ा क्लियर है कि उसमें वो जो मैंने बोला कि अगर टीडीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, या कलेक्ट हो गया है अंडर 206C1। 206C1 क्या है? वो स्क्रैप है या टिम्बर है या टोबैको प्रोडक्ट है, वो 206C1 में टीसीएस जो कलेक्ट होता है। या 206CG, वो जो मोटर कार 10 लाख से ऊपर खरीदते हो, वो टीसीएस कलेक्ट होता है। तो उस केस में यहां पर टीडीएस नहीं कटता। लेकिन साथ में ये भी कह दिया है 206C1 में है तो कौन सा सेक्शन लगेगा वो मैं बताता हूं, क्योंकि 206C1H में लिखा हुआ है। सर राजीव जी कॉलेज सुनना, अगर आपका टैक्स किसी और सेक्शन 17B प्रोविजंस ऑफ अंडर इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस कट गया है या टीसीएस है गया, तो आपको 206C1H में नहीं काटना। मतलब समझ रहे? क्योंकि अब 194Q आ गया, इधर 206C1H है। अगर आपका 194Q में कट गया टीडीएस, तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्लियर किया हुआ है। कहां? 194Q में नहीं किया हुआ, वो क्लियर किया हुआ है 206C1H में, कि अगर आपका किसी भी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस के प्रोविजन में कट गया या 206C1G में कट गया या में कट गया, तो आपको यहां कलेक्ट नहीं करना। तो हमारा अगर 194Q में कट जाता है राजीव जी, तो फिर इसका मतलब है 206C1H नहीं लगना। आप बात तो समझ रहे? 206C1H नहीं। लेकिन यहां पर भी अगर आप प्रान नंबर, आधार नंबर नहीं देंगे तो टीडीएस किस रेट पे कटेगा? वो यहां नहीं लिखा, वो 206AA में लिखा है। 206AA में रेट आपको पता ही है कि अगर इफ यू डोंट प्रोवाइड एनी पैन नंबर और ट्रेड नंबर, वहां पर तो लिखा हुआ है वैसे तो एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड, एट द रेट इन फोर्स और 20% विच एवर इज हायर, लेकिन वहां प्रोवाइजो डाल के कह दिया द टीडीएस टू बी कलेक्टेड विल बी 5% इंस्टेड ऑफ 20%। सो जब टीसीएस के बारे में मैंने 5% कहा, वो उसी सेक्शन में था 206C1H में। जब टीडीएस में मैं कह रहा हूं तो वो जनरल सेक्शन में चला गया 206AA। अब आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने डेफिनेशन दी है बायर ऑफ द गुड्स 194Q में। कहता है बायर ऑफ द गुड्स मीन्स a person who has purchased the goods of a value exceed. No, sorry, buyer of the goods means a person whose total turnover, gross receipt, total sale of the previous year, immediately preceding the previous year, in which you have purchased the goods exceeds ₹10 crore. टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। कोहली साहब यहां भी बिजनेस लिखा हुआ है, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। मैं बायर हूं, इस साल माल खरीदना है, ये लगेगा कौन सा सेक्शन? जरा ध्यान से सुनना रहे जी, ये 1 जुलाई से लगना है, अभी चालू नहीं हुआ है, ये 1 जुलाई से लगना है।
अभी थोड़ी देर में कुछ बताऊंगा इसके बारे में, याद रखना। मैंने क्या कहा, 1 जुलाई से लगना है, लेकिन परचेज पूरे साल की देखनी, अप्रैल से परचेज पूरे साल की देखनी, अप्रैल ऑनवर्ड्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी सम फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एग्रीगेटिंग टू 50 लाख इन ए प्रीवियस ईयर। तो परचेज तो पूरे प्रीवियस ईयर की देखनी है। लागू कब से होना है? 1 जुलाई से। तो कब काटना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, बट ऑफ ए अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख। जब तक 50 लाख क्रेडिट नहीं हो जाए या पेमेंट ना हो जाए, आपको नहीं काटना, टीडीएस काटना है। लेकिन कब काटना है? जब आपका टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से ऊपर है। टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस कह रहा हूं, ऑफ द गुड्स नहीं कह रहा, ऑफ द बिजनेस 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपकी ड्यूटी बन गई टीडीएस काटना। अब जब देखिए, सेलर को भी कह रखा है कि तेरे को 50 लाख से ऊपर आए फॉर द सेल ऑफ गुड्स, तो तेरे को टीसीएस कलेक्ट करना है। और यहां कह रहा है तू पाई करता है और परचेज करता है, तो यहां पर दोनों चीजें लिख दी, क्रेडिट और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, तो तेरे को टीडीएस काटना। तो राजेश जी, अगर आपका टर्नओवर, आप परचेजर है, आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो मुझे सेलर का टर्नओवर देखना ही नहीं, मुझे सेलर का टर्नओवर नहीं देखना। आई हैव नॉट टू सी द टर्नओवर द सेलर। इफ माय लास्ट ईयर टर्नओवर, ये 1 जुलाई को लग रहा है, तो लास्ट ईयर क्या था? 2021। इफ द प्रीवियस ईयर 2021 इमीडिएटली प्रीसीडिंग exceeds 10 crore टर्नओवर ऑफ द बिजनेस, मेरी ड्यूटी है 1 जुलाई से जब भी 50 लाख का क्रेडिट या पेमेंट हो जाएगी, आई विल स्टार्ट डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग। क्लियर हो गया? मुझे नहीं देखना सेलर का क्या टर्न, मुझे तो टीडीएस काटना ही काटना। अगर आपने उसे पेन नहीं दिया तो 5% काटना, लेकिन मुझे तो टीडीएस काटना ही काटना है, चाहे कुछ भी कर लो। मैंने अगर अपने सस्टेंस अकाउंट में कर दी परचेज क्रेडिट, या मैंने किसी और अकाउंट में कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पार्टी के अकाउंट में करो कि सस्पेंस अकाउंट में करो और एनी अदर अकाउंट में करो, 50 से ज्यादा होते ही टीडीएस कलेक्ट करना है। ये तो उन्होंने बोल दिया है। और आपको ये भी बोल दिया है, अभी गाइडलाइंस आई नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई अभी पहुंची नहीं है, कोविड चल रहा था, हो सकता है कोई सर्कुलर आ जाए थोड़े दिनों में, गाइडलाइंस नहीं है। पहला पॉइंट ये। लेकिन मैंने कहा 50 लाख कब देखना है? एग्रीगेट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 से लेकर आज तक, जिस वक्त 50 का पूरा हो गया क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मुझे टीडीएस काटना है। राजेश जी, जिन्हें मैंने काट ही लिया, तो फिर मेरा सेलर क्यों कलेक्ट करेगा? मैंने तो काट लिया, क्योंककि वहां लिखा है 2061H में लिखा है, अगर कोई टीडीएस कट गया उस पे अंडर एनी अदर प्रोविजंस, तो उस केस में 2061H नहीं लगेगा। तो मैंने काट लिया, तो मेरा सेलर कभी नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहां कंप्यूटर है गधा, उसने रिसीव करी नहीं और काटना शुरू कर दे। और वहां पर भी सेलर ने कर दिया, और इधर बायर को तो काटना ही काटना, कंपलसरी है, उसको काटना पड़ेगा। अब डबल हो गया। और क्रेडिट लेना किसको है? आपने लेना है। एक क्रेडिट टीडीएस, और क्रेडिट टीडीएस का दे लेना है सेलर ने। क्रेडिट टीडीएस का किसने लेना है? सेलर ने, क्योंकि सेलर ने काटा है। और क्रेडिट टीसीएस का किसने लेना है? बायर ने, क्योंकि टीसीएस का क्रेडिट किसने लेना है? वो तो बायर ने लेना है, क्योंकि सेलर ने कलेक्ट किया, बायर को क्रेडिट लेना। ये कैसे हो सकता है? वो सेलर, इसलिए इट इज बेटर टू इन्फॉर्म देम, और 50 लाख से ऊपर होते ही आपको टीडीएस काटना है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये भी हो सकता है राजेश जी, मैं 194Q में भी फिट हो रहा हूं, क्योंकि मैं बायर हूं, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, मैं सेलर हूं, मेरा 206 में 10 करोड़ से ऊपर है। दोनों, सेलर का भी 10 करोड़ से ऊपर है, बायर का भी 10 करोड़ से ऊपर है। तो कौन काटेगा? बायर टीडीएस काटेगा, सेलर नहीं करेगा, सेलर नहीं करेगा। अब मेरी टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से कम, लेट्स से, और सेलर को मैं जो पेमेंट दे रहा हूं वो 50 लाख से ज्यादा है, तो सेलर
टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर था। मेरी बात सुन रहे? मैं ये कह रहा हूं कि मेरा टर्नओवर, मैं बायर हूं, मेरा करंट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़, पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, मैं बायर, पर लास्ट ईयर मुझे पता है मेरा टर्नओवर कितना है, 10 करोड़ से नीचे। तो इस केस में राजेश जी मैं तो टीडीएस काटूंगा ही, क्योंकि मैं तो 194Q में फिट नहीं हो रहा। लेकिन T2061H में सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और मैंने उसको पेमेंट 50 लाख से ऊपर करी, तो सेलर कलेक्ट करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है मेरा टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम था, सेलर का भी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम, तो कौन टीडीएस या टीसीएस? कुछ नहीं, ना टीडीएस ना टीसीएस, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 194Q में कवर नहीं हो रहा, वो 2061H में कवर नहीं हो रहा, तो दोनों में टीडीएस नहीं होगा या टीसीएस नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं, पॉलिसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने माल खरीदा है और मैंने पेमेंट कर दी है 30 जून तक 70 लाख रुपए की, 70 लाख। सर मेरा तो टीडीएस कल शुरू होना है 194Q में, लेकिन सेलर को तो 50 लाख के ऊपर होते ही इस साल टीसीएस तो कलेक्ट करना ही करना है, 20 लाख के ऊपर करना ही पड़ेगा। मैं 30 जून से पहले की बात कर रहा हूं, 30 जून तक मैंने पेमेंट कर दी 70 लाख की फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स। टीडीएस तो कटना है जुलाई से, अभी तो टीडीएस है ही। तो सेलर को जो 50 से ऊपर मिला है उसको 0.1% टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। 30 जून तक तो करेगा और 30 जून के बाद आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भैया अब मैं काटूंगा, अब मैं काटूंगा। अरे बात को समझ रहे हैं? इस साल स्पेशल साल है क्योंकि 3 महीने का जो पीरियड है वो 3 महीने के पीरियड में हो सकता है 194Q तो लगेगा नहीं, हो सकता है 2061H एप्लीकेबल हो रहा हो। कोहली साहब मैं ठीक कह रहा हूं ना? हो सकता है 2061H एप्लीकेबल हो रहा हो, तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर 1 जुलाई से मैं देखूंगा मेरा टर्नओवर लास्ट टाइम 10 करोड़ से ऊपर है और मेरी परचेज कितनी है, पेमेंट और परचेज। यहां प्रॉब्लम आ रही है 2061H में कोहली साहब लिखा पेमेंट मेड फॉर एनी सेल इन एनी प्रीवियस ईयर, यहां लिखा है कि प्रीवियस ईयर 50 करोड़ से ऊपर हो परचेज और फिर परचेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर 50 करोड़ का परचेज अमाउंट भी है, हाँ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर है, लेकिन प्रीवियस में 50 करोड़ होना चाहिए। वहां ऐसा नहीं था, वहां प्रीवियस ईयर नहीं हो, पिछले साल का भी पेमेंट आ रही हो, अगर 50 लाख से हो रही हो तो वो कलेक्ट करना था। सेल करंट ईयर की नहीं देखनी थी, पिछले साल मैंने टर्नओवर कर दी, पेमेंट इस साल आ रही है तो रिसीट बेसिस में हो गया ना, सेल ऑफ गुड्स तो है ना। लेकिन यहां पर परचेज 50 करोड़ से ऊपर हो, पेमेंट पहले दे दी या बाद में दी, क्रेडिट कर परचेज आ गया, ये इश्यूज हैं और ये इशू मैंने वहां पर भेज दिए हैं कि भैया इसके जवाब दो, क्योंकि आप ने जो क्लैरिफिकेशन दी आपको बताऊं ये सुनने वाला है। उन्होंने कहा 2061 में जब आया वहां भी 50 लाख का टर्नओवर लिखा, वो कहता टर्नओवर से कोई मतलब, टर्नओवर किसी का भी साल हो, ये क्लैरिफिकेशन दी, हमें तो रिसीट देखनी है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहां पर लिखा हुआ टर्नओवर फर्स्ट 50 करोड़ का प्रीवियस ईयर का, और फिर लिखा अमाउंट पेड, और वहां तो रिसीट बेसिस था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्रेडिट और पेड विच एवर अर्लियर है। तो मैंने उनको कहा ये तो क्लियर करो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अब 90% केसेस में जहां 50 करोड़ से ऊपर है टीडीएस ही कटना है। 2061H तो तभी आएगा जब बायर का सेल 10 करोड़ से नीचे है लास्ट ईयर की और सेलर को पेमेंट मैंने 50 लाख से ऊपर दी है। 50 करोड़ है 50 लाख है? 50 करोड़ है 50 लाख है? 50 लाख, वो मुंह से गलती 50 lakhs, मुंह से गलती 50 लाख। तो आपने 4-5 बारी 50 करोड़ बोला, मैंने कहा जी 50 लाख नहीं बोला, करोड़ ही बोला, 50 ही संजय दोनों कह दिया था। हाँ जी, अब क्लियर हुआ सर? इसमें पहले सवाल पूछिए फिर मैं कई चीजें बताऊं। सर क्वेश्चन आ गए 18। हाँ बोलिए। दिव्यांशु जी पूछ रहे हैं डू वी नीड
to attach last 3 financial in case of filing of registration in form 10A. ये 10A के बाद में पूछ रहा है ना सर, अभी तो इस 2060 1H और वो पूछ, तो ये मिक्स है सर, क्वेश्चन सारे मिक्स आए हैं, तो फिर रुक जाइए। हाँ रुक जाते हैं सर, लास्ट में ले लेंगे। रुक जाइए, एक सेक्शन और मैं बहुत इंपॉर्टेंट करने जाता हूँ, 206AB, उसके साथ 206AA है। अभी तक आपको पता है राजेश जी, एक 206AA है, और वो 206AA क्या कहता है? इफ यू डू नॉट प्रोवाइड, if the deductee does not provide PAN number or Aadhaar number as the case may be, then TDS to be deducted at source shall be higher of the following 3 amount. Number 1, at the rate prescribed in the Act. Number 2, at the rate in force. Number 3, 20%. पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट और रेट इन फोर्स का क्या फर्क है। सर कोहली साहब, कुछ रेट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन में ही दिए हुए, लेकिन कुछ रेट एक्ट में नहीं दिए हुए, वो रेट इन फोर्स में दिए हुए हैं, वो फाइनेंस एक्ट के पार्ट 2 या पार्ट 3 में दे रखे। अब सैलरी है, क्या सैलरी का रेट इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है कि टीडीएस किस रेट पे काटना है? तो किसमें दिया हुआ है? पार्ट 3 ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट, जहां पर एडवांस टैक्स का रेट है वही टीडीएस ऑन सैलरी का रेट। पार्ट 3 है, पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3, तो उसको बोलते हैं रेट इन फोर्स। ये पहले क्लियर हो गया। आपने इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट, तो किस रेट पे काटेंगे? ये कहां दिया हुआ है, किस रेट पे काटेंगे? सर ये रेट पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ, शेड्यूल पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में दिखा है कि 10% से काटेंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर दी है, उसका रेट कहां दिया हुआ है? वो तो इनकम टैक्स एक्ट में ही दे रखा है। अगर पेमेंट टू इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2%। अगर आपको रेंट का देना है तो वो तो सेक्शन 194I में ही लिखा हुआ है, दैट इज रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। क्या 2% फॉर प्लांट मशीनरी फर्नीचर, 10% फॉर हाउस प्रॉपर्टी, यही है ना सर? कई रेट, अब जैसे 194J का रेट है कि आपको टीडीएस काटना है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस आपको काटना है, ये फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज आपको काटना है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वगैरह पर, तो रेट कहां दे रखा है? तो सेक्शन 194J में ही दे रखा है। लेकिन अगर लॉटरी में काटना है, रेट कहां दे रखा है? पार्ट 2 में दे रखा है, 30% काटना है। सो कुछ रेट्स इनकम टैक्स एक्ट में दे रखे हैं और कुछ रेट पार्ट 2 ऑफ द रेलेवेंट शेड्यूल 1 ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट एज वेल एज पार्ट 3 फॉर सैलरी ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में दे रखा है। तो तभी तो लिखा है हायर ऑफ द 3 अमाउंट एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, क्लियर, एट द रेट इन फोर्स। इन फोर्स का मतलब फाइनेंस एक्ट में जाइए, उसका शेड्यूल 1 देखिए और उसका पार्ट 2 या पार्ट 3 देखिए। और तीसरा लिखा है 20% आउट ऑफ द 3 विच एवर इज हायर। हाँ, कुछ केसेस में 20 के बदले 5 कर रखा है, वो तो आपको पता ही है। क्लियर है सर? अब क्या हुआ? ये तो पैन नंबर, हाँ नॉन रेजिडेंट के लिए लिखा है कि कोई जरूरत नहीं है पैन नंबर की अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अब सुनिए, अब हमारे यहाँ कोहली साहब कई बड़े महानुभाव हैं, उनका टीडीएस कट जाता है। एक केस ले लीजिए स्क्रैप पर, एक कबाड़ी है, वो टीसीएस काट देते हो आप, उसका 1% काट लेते हो ना स्क्रैप के ऊपर। आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, आपने करके जमा करा, तो कबाड़ी जी रिटर्न ही नहीं भरते। वो कहता दे दिया सरकार को, 1% बहुत है ना यार, रिटर्न क्या भरना, वो रिटर्न ही नहीं भरते। कई लोग 194C में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उस पर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस 1%, वो रिटर्न ही नहीं भरते। अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो 2%। 194I में जब आप रेंट लेते हो, मशीनरी फर्नीचर वगैरह किराए पे दे रखा है, तो उस पे टीडीएस 2%, महानुभाव रिटर्न ही नहीं। अब ये लोग कहने लगे यार
टीडीएस तो कट गया, टीसीएस तो कट गया और 26 ईयर्स में भी आ जाएगा, लेकिन वो तो रिटर्न ही नहीं भरता। ये तो गलत बात है। चाहे रिटर्न एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, अगर आपका टीसीएस टीडीएस कटा है या तो रिफंड लो, अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, हमें राइट और रॉन्ग, जब टीडीएस टीसीएस कटा है तो रिफंड लो ना, या इनकम ज्यादा है तो दिखाओ ना कितनी इनकम है, ताकि हम आपको उसका क्रेडिट देके बाकी टैक्स तो लें। वो वैसा भरते ही नहीं, इनकम ही नहीं शो करते, रिटर्न ही नहीं भरते। हालांकि टीडीएस टीसीएस है, कहता कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, इतना ही दिया ना, जान छुट्टी सरकार को दे दिया, क्यों अपनी डिटेलें दे। लो जी, अब उन्होंने क्या किया है, एक सेक्शन 26AB डाला है। क्या लिखते हैं अश्विनी जी? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट दिस चैप्टर। कुछ भी लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग। if there is in the case of a specified person, TDS will have to be collected as a deducted at twice the following rate. Number one, twice of the rate prescribed in the act. Number two, twice of the rate in force. Number three, 5%. Higher of the three. 5% बोला मैंने, 20 नहीं बोला। Higher of the three. मैंने क्या बोला? अगर आपको स्पेसिफाइड पर्सन जो है उसका टीडीएस काटना है, स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस काटना है, पे स्पेसिफाइड, आपने टीडीएस काटना है। उस स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस काटते वक्त आपको क्या रेट लगाना है? नंबर वन, ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका क्या रेट कटना चाहिए? 10%, 20 पे काटे, डबल द रेट, ट्वाइस द रेट 20। अगर रेट 5% है तो 10% काटेगा टीडीएस। रेट इन फोर्स दिए हुए हैं, जो मैंने बोला पार्ट 2 पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 में। लेकिन रुकिए, कुछ सेक्शन को 206AB नहीं लगेगा, वहां डबल नहीं काटे, मैक्सिमम वो नहीं लगेगा। हायर ऑफ द 3 मैंने बोला, पहला हायर ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, दूसरा ट्वाइस द रेट इन फोर्स, तीसरा 5%। इसमें जो भी ज्यादा है वो कटेगा स्पेसिफाइड पर्सन का। लेकिन कौन से सेक्शन नहीं लगेंगे? 192 सैलरी वाला, उसमें डबल नहीं काटना है। 192A जो प्रोविडेंट फंड 5 साल से पहले विड्रॉ करते हो और टीडीएस कटते हैं, उसमें भी डबल नहीं काटना है। 194B जो लॉटरी वगैरह है, उसमें तो टीडीएस का रेट ही 30% है, तो डबल 60 हो जाएगा। ये नहीं है ही मैक्सिमम 30 हमारे यहाँ, उसका नहीं काटना। 194BB, अरे विनिंग ऑफ रेसेस, कार्ड रेस, विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और एनी अदर गेम ऑफ सिमिलर एक्टिविटी, उसमें भी 30% रेट गिवन है, तो उसका भी डबल नहीं काटना, डबल नहीं करना। एक 194 LBC है, वो आपके मतलब का नहीं है। एक 194N है, वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला है, उसका भी डबल नहीं करना है। बाकी में डबल करना है ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, ऑफ द रेट इन फोर्स और 5%। ये 5 क्यों कर गया कोहली जी? अगर रेट 1% है तो डबल तो 2 ही होगा, 2 नहीं काटना, 5 काटना है। अगर रेट 2% है तो 2 नहीं काटना, 5 काटना है। लेकिन रेट अगर 5 है तो 10 काटना है, रेट अगर 10 है तो 20 काटना है, रेट अगर 15 है तो 30 काटना है। ये टीडीएस कटने का रेट है। अब एक चीज और बड़ी लिखी है, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है आप पैन नंबर भी ना दें, आधार नंबर भी ना दें, तो उसका वहां पर 206AA में लिखा है हायर ऑफ द 3 अमाउंट, रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, रेट इन फोर्स 20%, और यहां लिख रहा है कि आप पायर ना दें। तो इस केस में 206AA का रेट या 206AB का रेट, विच एवर इज हायर, उस हायर पे काटना, विच एवर इज हायर, तो हायर पे काटना। मतलब 5% वाला रेट है, ट्वाइस तो 10 ही होता है, फिर तो आप 206AA में जाके 20 काटिए। आप बात को समझ रहे हैं? तो हायर वाले को काटना। अब स्पेसिफाइड पर्सन को डिफाइन किया। स्पेसिफाइड पर्सन मींस अ पर्सन who has not furnished his return of income for the 2 assessment year
relevant to 2 previous year immediately preceding the previous year in which tax to be deducted for which the time under section 139(1) has expired. क्या कह रहा है? आज आपने काटना है कोली जी, और वो क्या देखना है, उसका दूसरा चीज भी है, एंड 2 साल की रिटर्न नहीं भरी, एंड TDS which has been deducted in any of the 2 previous year or TCS which has been deducted per previous year is 50,000 or more. 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। एक तो मैंने पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी है। अब कोहली साहब जरा ध्यान से सुनना, आज क्या डेट है? चलो जुलाई की डेट ले लेता हूं, 10 तारीख की। अब 10 तारीख को मैंने TDS काटना है, तो कौन से पिछले 2 साल देखूंगा मैं? 10 जुलाई 2021 को काटना है, कौन से पिछले 2 साल देखूंगा? क्या मैं 20-21 ले सकता हूं? 19-20, 20-21 ले सकता हूं? सवाल ही नहीं पैदा। 20-21 असेसमेंट ईयर की तो 20-21 प्रीवियस ईयर असेसमेंट 21-22 की तो रिटर्न अभी गई नहीं, तो वो डेट हैज नॉट एक्सपायर्ड, तो फिर मुझको लेना पड़ेगा असेसमेंट ईयर 19-20 एंड 18-19। 16 सितंबर को TCS काटना है, इसका 16 सितंबर की डेट, तो भी 18-19, 19-20 करना पड़ेगा कोहली साहब, क्योंकि इस बार डेट एक्सटेंड कर दी गई 30 सितंबर तक। लेकिन सपोज करो मुझे नवंबर में काटना है, इस केस में प्रीवियस ईयर कौन से लेने पड़ेंगे? 19-20, 20-21। देखिए TDS काटते आपको ध्यान रखना है पिछले 2 कौन से प्रीवियस ईयर लेने हैं। इमीडिएटली प्रीसीडिंग तो है, लेकिन वो वाले प्रीवियस ईयर जिसकी अभी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न एक्सपायर हो चुकी है, जिसकी रिटर्न 20-21 की तो डेट अभी रिटर्न एक्सपायर हुई नहीं, तो उस प्रीवियस ईयर का क्यों देखेंगे? वो तो रिटर्न बाद में आएगी, उससे पिछले 2 सालों का। अगर उसने रिटर्न नहीं भरी, पहली कंडीशन 2 सालों, दोनों साल। सेकंड कंडीशन, इन ईच प्रीवियस ईयर, दोनों साल का प्रीवियस ईयर अलग अलग देखना है। इन ईच प्रीवियस ईयर टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड इज 50,000। 50,000। अगर आपका एक साल 40,000 है, दूसरे साल 70 है, तो भी नहीं होगा। दोनों में 50,000 से ऊपर हो और 2 साल की रिटर्न नहीं भरी हो आपने, जिसके डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो डबल द रेट होगा। ये क्लियर हो गया? बहुत क्वेश्चन है इसमें, कोहली साहब भी तैयार हैं क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि हिले थे। मैंने कहा रुक जाओ, मैं पहले बताता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। उसको अब एक सवाल पूछा जाएगा कोहली साहब द्वारा, पहले मैं बता दूं कि सर मुझे क्या पता उसने पिछले 2 साल की रिटर्न भरी या नहीं भरी, मुझे क्या पता उसका TDS 50,000 और TCS 50,000 से ऊपर है कि नहीं है। सिर्फ मेरा वाला थोड़ी है, वो तो टोटल TDS और TCS देखे। मुझे क्या पता, मुझे कोई ख्वाब है? मैं उससे पूछूंगा, वो बताएगा ही नहीं, बताए तो गलत बता दे, फंसूंगा तो मैं, क्योंकि मैंने TDS नहीं काटा। तो कैसे होगा भाई साहब? उन्होंने मुझे बता दिया है, बड़ी जल्दी आ जाएगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो टूल होगा, लिंक होगा, आप उस लिंक में उसका पैन नंबर डालेंगे और इमीडिएटली उसकी जन्म कुंडली आ जाएगी कि उसने पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी है और हर साल 50,000 से ऊपर है। अगर वो जन्म कुंडली में लिखा हुआ है तो आप डबल करेंगे, अब जन्म कुंडली में नहीं है तो आपको डबल नहीं करना है। मैं कोई सपना थोड़ी आ जाएगा मेरे को कि वो क्या, और वो लिख के देगा मुझे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो कहेगा, मैं कहूँगा डिक्लेरेशन लिखा था, कजमेल करता। तो मेरा पॉइंट है, डबल द रेट मेरी ड्यूटी है काटना, ना कि पेई की ड्यूटी। तो मुझे जब डबल द रेट काटना है तो मुझे ये देखना ही पड़ेगा कि डबल द रेट कम से कम 5 होगा और ज्यादा से ज्यादा वो होगा जो रेट है उसका डबल। लेकिन मैंने बोल दिया 192 नहीं आता सैलरी वाला, 192 इसमें नहीं आता, वो जो पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, 194B लॉटरी वाला नहीं आता, 194BB विनिंग ऑफ क्रॉसवर्ड पजल रेस प्राइजेस वगैरह नहीं आता, 194 LBC आपके मतलब का नहीं है और 194N नहीं आता ई कॉमर्स ऑपरेटर, बाकी सब आते हैं। और उस केस में आपको डबल काटना है। ये क्लियर हो गया सर? हाँ, अगर वो नॉन रेजिडेंट है जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं है तो नहीं, तब नहीं है, वो सेक्शन नहीं लगेगा।
ये 206AB जैसा ही सेक्शन 206CAA आया, वो AA किसके लिए आया? TCS के लिए। वहां भी डबल हो, TCS के लिए आया। अगर वो उसने पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी है और वही 50,000 TDS या TCS है ईच ईयर का, तो अब सवाल पूछिए इसके बारे में, किसी के बारे में। जो 50,000 TDS है वो पेई अपने आप देखेगा कि उसने उसका 50,000 काटा है कि उसका नहीं, एग्रीगेट 50,000 ऑफ द रिटर्न उसकी, उस आदमी का नहीं, उस आदमी जो डिडक्ट पेई का TDS 50,000 कटा हुआ है, चाहे इसने काटा या किसी और ने काटा, एग्रीगेट ऑफ 50। तो मुझे कैसे पता लगेगा किसने क्या काटा है सर? तभी तो बोल रहा हूं, वो हिस्ट्री आपको उसके जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी, इसलिए तो बोला उसकी लिंक में जाना पड़ेगा। मुझे क्या पता कि किसने कितना कितना काटा हुआ है उसको। और ईच ईयर का 50 देखना है, TDS भी देखना है, TCS भी देखना है, तो 4 चीजें देखनी हो गई ना। अगर प्रीवियस कर देखना है तो TDS पहले देखूं, TCS भी देखूं, फिर उसके अगले साल का TDS भी देखूं, TCS भी देखूं, फिर ये भी देखूं कि 2 साल की रिटर्न ने नहीं भरी हुई। ये काम मैं ही करूंगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार आपको इंफॉर्मेशन देगी और आप करें। क्लियर है बाबा जी? डिक्लेरेशन उस एसएससी से सबसे लेना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कोई वैलिडिटी नहीं, कोई मतलब नहीं। या तो कॉपी दे दे रिटर्न की, बात खत्म हो गई। सर रिटर्न की कॉपी दे दे तो बात ही खत्म हो गई ना। तो ठीक बात है। TDS देखने की जरूरत क्या है? उसे रिटर्न फाइल करिए तो कॉपी दे दे 2 साल की, 1 साल की भी दे दे तो भी दिक्कत नहीं है। हमें तो 2 सालों की नहीं भरी होनी चाहिए ना, तो 1 साल की दे दे। कोहली साहब समझ में आ गया? अगर वो रिटर्न दे रहा है तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, फिर मैं क्यों देखूं? और वो पहले साल ही आया है, अभी उसके 2 साल अभी हुए ही नहीं है, तो कोहली साहब मैं फिर क्यों देखूं? और नई SSC है, उसके पिछले 2 साल है ही नहीं, तो रिटर्न कहां से ले आएगा वो? फिर मैं क्यों देखूं? थोड़ा तो लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी ना, कि भैया वो रिटर्न की कॉपी दे देता है, थैंक यू वेरी मच, मुझे क्या दिक्कत है कॉपी दे दे। अगर मुझे 26 एज पकड़ा देता है 2 साल का और उसमें 50,000 से कम है, तो मुझे क्या दिक्कत है सर? कोहली साहब वो 26 एज 2 साल का दे देता है पिछले, और 2 साल में 50,000 TCS TDS दोनों दिए हुए वहां पर, वो 50 से कम है, तो मुझे क्या दिक्कत है सर? फिर मैं नहीं करूंगा। कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, डिक्लेरेशन नहीं लेनी, रिटर्न की कॉपी लेनी। वाले भेज रहे हैं कि डिक्लेरेशन एसएससी से मांग रहे हैं कि आप ये डिक्लेरेशन दो। सर वो 190 में जो वो हो रहा है वो मैं आपकी बात मान रहा हूं, क्योंकि बैंक वाले भी सरकारी है ना कई लोग, अदरवाइज इनको भी लिंक अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है, लेकिन लिंक वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तो डिक्लेरेशन ले रहे हैं, लेकिन बाद में वो उसको काट देंगे लिंक मिलते ही, अगर नहीं किया। बैंक वाला वो वही हुआ, 1 करोड़ रुपया और 20 लाख का फर्क है ना सर। 1 करोड़ से ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो काटना ही काटना है 2%। अगर 20 लाख से ऊपर है तो ही तो है ना कि पिछले 3 सालों की रिटर्न नहीं बनी, वहां 3 साल है, ही हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर द 3 years, प्रीवियस 3 years। तो इसलिए कोविड की वजह से कई चीजें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ठीक। अब बताइए, अब सवाल। सर कुशवाहा जी आप पूछ रहे हो सर, मैं पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे कुशवाहा जी? अरे आप ही पढ़ो ना यार, उनको क्यों तंग करते हो? गवर्नमेंट नॉमिनी को तंग कर रहे हो? नहीं उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने क्लिक किया था तो मैंने। अच्छा आप ही पढ़िए। अच्छा दिव्यांशु जी पूछ रहे हैं सर, डू वी नीड टू अटैच लास्ट 3 year फाइनेंशियल इन केस ऑफ फाइलिंग ऑफ री-रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A सिंस इट इज मैंडेटरी, व्हाट शुड बी अटैच इफ नॉट? नो सर, मेरे बात सुन लीजिए। अगर आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10A में, या 1023C का री अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पिछले सालों की रिटर्न जिसकी ड्यू डेट खत्म हो चुकी है अगर फाइल कर चुके हैं, तो वो आइटम नंबर 10 में लिखा है, रो नंबर 10 में, हैव यू फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर फॉर विच द ड्यू डेट हैज एक्सपायर्ड। उसके बाद वो यस या नो आएगा, आप यस कर देंगे, या कई बार ऑटोमेटिक यस आएगा अगर वो प्री फील्ड भी हो गया, आपने रिटर्न फाइल की, तो कोई 3 साल के अकाउंट नहीं दे। लेकिन राजेश जी, हमारे यहाँ तो यहाँ महानुभाव हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी, पिछले सालों की रिटर्न नहीं भरी, उस केस में 3 साल के अकाउंट्स मांगेगा। है तो री रजिस्ट्रेशन, बट रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड बिफोर द ड्यू डेट अंडर 139। अब तो डिटेल मांगेगा। और फिर तीसरी बात,
जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए अगर वो पुरानी है तो मांगेगा ही ना, क्योंकि वो तो टैक्सेबल होनी है। अगर तो पहली बार है तो मांगेगा ही नहीं। अगर आप पुराने हैं, अनरजिस्टर्ड पुराने सालों में हैं, तो अगर 3 साल से ज्यादा है तो 3 साल की मांगेगा, 2 साल है तो 2 साल की मांगेगा, 1 है तो 1 साल की मांगेगा पिछले साल की। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अब कईयों ने लास्ट ईयर अप्लाई कर दिया तो उनको रजिस्ट्रेशन मिल चुकी है 31 मई में, प्रोविजनल मिली है। मैंने बोला था 31 मई में सबको मिल जाएगी, प्रोविजनल मिली है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ये मिली है उनको जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया, तो उनसे अकाउंट कहाँ मांगे? उनको तो ऑटोमेटिक मिल गई, उनको तो अप्लाई करना ही नहीं, उनको तो ऑटोमेटिक मिल गई, वही एप्लीकेशन के हिसाब उनको मिल गई। लेकिन राजेश जी सुन लीजिए, अगर उनकी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है तो विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी और 6 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 3 years उनको रेगुलर असेसमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो हो सकता है आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी होगी हो, तो अप्लाई कर दीजिए। उसका फॉर्म 10A भी है, 10A नहीं है, 10A भी है, ये भी याद रखिए। रेगुलर रजिस्ट्रेशन आफ्टर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अगला सवाल। Form 10A require translation of vernacular trust deed. Can it be filed later on? हिंदी इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी में तो आपको वर्नाकुलर है तो उसकी वो कराकर ट्रांसलेशन दोनों फाइल कर। Next question. In case of re-registration of trust, new portal shows assessment year 21-22 instead of assessment year 22-23. No option of ITR filed. Yes. No attachment for. आप क्या कह रहे हैं? 21-22 असेसमेंट ईयर दिखा रहा है वो। हाँ 22-23 दिखा रहा है सर, वो ये कह रहे हैं 22-23 से तो दिखाना है, 21-22 क्यों दिखाना है? अरे 1 अप्रैल 21 से तो आपने अप्लाई करना है, तो 22-23 से तो होगा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर 21-22 होगा सर। 21-22 दिखा रहा है सर, वो 21-22 दिखा रहा है सर, 21-22 दिखा रहा है सर। क्या असेसमेंट ईयर? यस सर, यस सर। तो वो गलती है, वो ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे। अरे एक और चीज बता दूं सर, कईयों ने अप्लाई किया 10A में। अब पता नहीं 21-22 कैसे कह रहे हैं आप। 10A में अप्लाई किया, उनको रजिस्ट्रेशन मिल गई है, री रजिस्ट्रेशन, लेकिन वहां लिखा प्रोविजनल री रजिस्ट्रेशन फॉर 5 years। मैंने उनको फोन किया, ये क्या है भैया? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो 3 साल वाली है, ये 5 साल में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैसे दे सकते हो? वो तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। कहते सर गलती हो गई, उनको दोबारा हम भेजेंगे रेगुलर रजिस्ट्रेशन 5 साल। वो प्रोविजनल नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम में गलती है। हो सकता है ये 21-22 वाला भी सिस्टम में गलती हो, ये देखना पड़ेगा। मुझे तो कईयों को रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो सिस्टम में कैसे गलती है? सिस्टम में सर एक और गलती हमने सुबह देखी, जो ई फाइलिंग पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया नया, उसमें ट्विटर की एक डेट दी हुई है 28 दिसंबर 2021। जो ट्विटर बनाया हुआ वहां पर डेट डाली हुई है, वो ट्विटर की ट्वीट करने की डेट 28 दिसंबर 2021 डाली हुई है। वो पता नहीं कैसे उनकी मिस्टेक। अभी ई फाइलिंग के पोर्टल में काफी प्रॉब्लम है, अभी कुछ ग्लिचेस हैं। जिन्होंने अभी तो नया में मेरे को नहीं पता, पुराने में फाइल करी वहां तो किसी ने मुझे कंप्लेंट नहीं करी, और नया पोर्टल, और मुझे पोर्टल देखना कहाँ आता है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने कभी रिटर्न भरी नहीं, मैंने कभी अप्लाई किया नहीं है। हाँ मेरे पास जो स्टाफ आता है तो वो पूछ लेते हैं सर यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मुझे कंप्यूटर नहीं आता सर। मेरा राधे राधे हूँ, इस उम्र में कहाँ से मैं इतनी चीजें जानूंगा? मेरे को मैं तो बड़ा कमिट करता हूं, मुझे इतनी चीजें नहीं आती हैं, तो मैं कैसे बता दूं? अरे मैंने, हाँ वो कोई क्वेरी होती है तो वो से पूछ लेते हैं, मैं देख के बता दूं। वो मैंने देखी हुई है सारी चीजें, लेकिन ये पहली बार मुझे पता लगा कि असेसमेंट ये। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, वो चेंजेबल है, क्योंकि पहला जो स्क्रीन है उसमें तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। अब पता नहीं ये कह रहे चेंज में नहीं होता, तो मुझे पता नहीं है। एड्रेस भी चेंज करते हैं, पैन नंबर भी चेंज, वो नेम भी चेंज कर सकते हैं अपने ट्रस्ट का। अब मुझे नहीं पता, ये जरा चेक कर लीजिए, अगर ये जेन्युइन है तो मुझे बताइए, मैं कल ही बात करके, मंडे को बात करके इसको ठीक करा। अभी तो पोर्टल ही नहीं चल रहा है। प्रोविजनल वाला मैंने करा दिया है, कोई घबराए नहीं। अगर किसी को री रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिल गई है लेकिन प्रोविजनल मिली है, सो जाए, उनको रेगुलर आ जाएगी। वो बेवकूफ है, उन्होंने गलती कर दी। कंप्यूटर गधा होता है सर, कंप्यूटर में जो भरोगे वही जवाब देगा। वो सॉफ्टवेयर में गलती है, इसलिए प्रोविजनल सबको दे। ये प्रोविजनल उनको देनी थी जो क्वेश्चन भाटिया ने लिखा है, जो लास्ट ईयर अप्लाई कर चुके थे या जिन्होंने इस साल
फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, बाकियों को प्रोविजनल नहीं मिलनी। चलिए आगे बोलिए। हाँ जी बोलिए। Next question, sir. If registration of trucks has been cancelled and the case is pending before ITAT, then we have to apply for fresh registration or for You renewal? must apply because ITAT जो मर्जी करे और वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये आप अभी तो प्रोविजनल कर दीजिए, फिर जो हाई कोर्ट की जो पुराने केस की जजमेंट आएगी उसकी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, फिर आप इसको करवा लेना, लेकिन अभी तो करना चाहिए। डू नॉट वेट। अरे कई बार तो ITAT ने लिख के दिया है कमिश्नर अपील को कि इनको कमिश्नर एग्जामिनेशन को इनको रजिस्ट्रेशन दो, अभी तक दे ही नहीं रहे। तो आपके पास नंबर ही नहीं है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपकी, क्योंकि वो कहते हैं हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में। तो आप अभी तो अप्लाई कर दीजिए, बाद में देखा। चलिए सर एक क्वेश्चन है सर कुशल भाटिया जी का। हाँ बोलो पावा साहब, बोलो क्या कह रहे हो आप? मैं सर जी को बोल रहा हूँ कि सर वो पोर्टल ही नहीं चल रहा अभी, नई वाली साइट तो। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्टल पे ही है कि सर पोर्टल नहीं चल रहा? मैं पोर्टल ही नहीं जानता क्या होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। वो तो उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि इसमें ग्लिचेस आई हैं। अरे FM ने कह दिया कि ये है, इन्फोसिस को कहा है कि डोंट लेट अस डाउन, इसको ठीक करिए। ये तो आपने अखबार में भी पढ़ा है। हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो अपने आप डेट एक्सटेंड करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं? Sir, next question. In case of composite contracts, is section 206C is applicable or not? What is composite contract? हमें तो अगर 206C1 तो आता है जब मटीरियल अमाउंट रिसीव हुए, हमें उसे कॉन्ट्रैक्ट से क्या पता, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। और 194Q आता है दो चीजें कि गुड्स परचेज 50 लाख और मोर एंड पेमेंट गुड्स परचेज और पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर 50 लाख और मोर। तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट की क्या चीज होगी? Next question. Will TDS be on full invoice value or excluding GST? Prima facie, it appears to be on full invoice value. सर जहां पेमेंट रिसीव्ड था तो वहां तो फुल इनवॉइस वैल्यू था ही था। जहां परचेज ऑफ गुड्स है तो वहां पर भी तो आप क्या करेंगे? मैं बार बार ये बोल रहा हूं, इसकी क्लैरिटी उन्होंने देनी है। और पीछे उसमें क्लैरिटी दी थी कि GST नहीं लेना, उसका कोई इफेक्ट नहीं। उन्होंने वहां पे क्रेडिट नोट की भी दी थी कि क्रेडिट नोट तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है क्योंकि बाकी पेमेंट क्रेडिट नोट के बाद ही तो आएगी। उन्होंने ये कहा था जब पेमेंट बेसिस पे रिसीव हुआ तो क्रेडिट नोट आपने दे दिया तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, तो वहां पे तो आ गया। और वहां कहते हैं GST नहीं लेना। इसकी थोड़ी सी इंतजार कर लीजिए, ये क्लैरिफिकेशन गाइडलाइंस तो आनी है और मेरे हिसाब से आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, गुड्स सोल्ड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय से Amazon, bill to individual customer by seller but payment made by e-commerce platform to seller, how will TDS? वो तो प्रोवाइजर दे रखा है कि वो पेमेंट डायरेक्ट भी कलेक्ट करे तो भी TDS उसको काटना है और TCS कलेक्ट करना है, वो तो ले रखा है उसमें। वो तो 194 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलकित 194 है क्या है मेरे ख्याल। हां नेक्स्ट क्वेश्चन। Respected sir, good evening. Tax has been collected on the supply. Now the price variation regarding is to be paid. So will TDS be 194Q be deducted? मैंने आपको बोला अगर 206C1H है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, अब आया TDS का। आपने परचेज ऑफ गुड्स किया, क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर। जब क्रेडिट करेंगे तो उस केस में अगर कोई अभी डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में आ जाएगा तो अपने आप वो लेस हो जाएगा, तो क्रेडिट कम हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए, थोड़ी दिन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2021 and purchase made during the year is more than 50 lakh till date, whether TDS is applicable or seller is liable to charge TCS? अभी कंपनी बनाई है अप्रैल 2021 में, पिछला टर्नओवर नहीं है ना तो फिर प्रोसीडिंग नहीं है तो आप बायर ऑफ द गुड्स सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सेलर ऑफ गुड्स देखेगा। अरे आप जब बायर सर्टिफाई नहीं करते, आपका पिछला टर्नओवर नहीं है तो सेलर वाला देखेगा। अगर सेलर भी नया है तो धन्यवाद, कोई भी नहीं देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। TDS ऑन ग्रॉस अमाउंट इंक्लूडिंग GST, ये तो क्लियर हो गया, वो बता दिया। नेक्स्ट, वेदर पेमेंट एज डिफाइंड इन 194Q would include only advance payment or payment made for purchase made in previous year and not paid in that year? सर यही क्लैरिटी देनी है उन्होंने। वहां पर वो गुड्स 50 का इस वक्त लिख रहे हैं, करंट ईयर में होना चाहिए, और पेमेंट जो है पिछले साल की गुड्स का होगा तो कैसे होगा, यही क्लैरिटी उन्होंने देनी है। हाँ, इस बार पेमेंट दी और साथ में गुड्स 50 का हो गया तो पेमेंट के टाइम पे काटिए,
अगर बाल आ गया, पेमेंट बाद में करी तो क्रेडिट के टाइम पे काटिए, फिर तो अगले साल का पेमेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है, पिछले साल का जो पेमेंट दी तो 2061H आ गया था, इस साल से तो शुरू होगी पेमेंट, पिछले साल 1H में चली गई थी। इस साल की पेमेंट इस करंट ईयर में 50 लाख का गुड्स परचेज जरूर होना चाहिए। फिर पेमेंट एडवांस दी तो भी काटिए, या क्रेडिट लिया गया, जहां 50 पूरे हुए काटिए। Next question. What if TCS is already collected from the buyer before receipt? Now whether TDS is required to be deducted as under आप कलेक्ट कर ही नहीं सकते बिफोर रिसीट, वो तो आपने गलत किया हुआ है। वो तो यही तो पुराने बड़े बड़े महानुभाव हैं, उन्होंने तो उसमें ही डाल दिया था, किसमें, बिल में ही ऐड कर दिया था। लेकिन पेमेंट जब तक नहीं आएगी तो टीसीएस कैसे कलेक्ट कर सकते, वो तो गलत है। लेकिन वो चल रहा है, लेकिन अब तो उनको चेंज करना पड़ेगा आपका सॉफ्टवेयर, अब तो बायर काटेगा, तो वो क्या करेंगे, अब तो बायर काटेगा ना, तो उनको तो वैसे सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कुशल भाटिया जी पूछ रहे हैं कि सर ये 1 जुलाई से अप्लाई क्यों है, 1 अप्रैल से क्यों नहीं हुआ ये? जब भी टीडीएस के प्रोविजन आते हैं, ये नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले तो बजट ही पास होता था मई में, पुरानी बातें कर, और ये प्रोसीजरल मैटर था, तो ये बजट पास होने के बाद ही लागू होते थे। आजकल बजट पहले पास होने लग गया, लेकिन इन्होंने इतने प्रोसीजर बता देते हैं कि वो इसका देखो, ये वाला ये बनाना पड़ेगा, गाइडलाइंस देंगे, तो इसलिए वो हमेशा एक डेट के बाद करते हैं कि उसके सिस्टम सारे डेवलप हो जाएं। और सॉफ्टवेयर भी तो बनाना पड़ेगा। सर आप बताइए, सारा ऑनलाइन है, आपको क्या पता कि ये चीज आनी है, मार्च में पास हो रहा है तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा इतनी जल्दी? आप अंदाजा लगा लीजिए। सर इसका मतलब इस लीक कर दिया आपने, ये सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया कि ये सेक्शन का बनेगा, वो नहीं। वो जब लॉ आ जाता है तो 2-3 महीने का टाइम इसलिए लेते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर ठीक डेवलप हो जाए और ऑनलाइन हो जाए, उसमें सारे सेक्शन इनकॉर्पोरेट हो जाए, उनके प्रोविजन इनकॉर्पोरेट, इसलिए वो जुलाई से। पिछली बारी कोविड की वजह से तो और एक्सटेंड कर दिया था, अक्टूबर से कर। Next, what is the position of section 40A(IA) in case of default under section 194Q? वही पोजीशन है। आप एक्सपेंस नहीं है क्या परचेज आपका, क्या परचेज आपका एक्सपेंस नहीं है, वही वाला पोजीशन है। अब तो वन जैसे बाकी सेक्शन का है, यहाँ पर भी होगा, वो परचेज डिसअलाउ कर देंगे। अगर आपने उस साल डिसअलाउ कर देंगे, उसके बाद जिस दिन आप जमा कराओगे, जिस दिन टीडीएस काट के जमा कराओगे, उस दिन अलाउ करेंगे। वही रूल लगेगा, क्योंकि सब सेक्शन के लिए वो। सर टर्नओवर इंक्लूड जीएसटी आल्सो? ये तो वही बार बार चल रहा है, अभी तो आ जाएगा क्लैरिटी। सर प्लीज रिपीट द केस व्हेन 2061H and 194Q both are applicable. हो ही नहीं सकते। हाँ, अप्रैल टू जून तक हो सकते हैं, और जून के बाद तो एक ही होगा, या 194Q होगा या 2061H, दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है दोनों ही ना लगे, दैट इज द पॉसिबल थिंग, पर दोनों नहीं होंगे। या 194Q होगा, प्रेफरेबली Q है, पर Q नहीं लगता तो H है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इज इट नेसेसरी टू ट्रांसलेट बायलॉज ऑफ द सोसाइटी मेड इन हिंदी टू इंग्लिश? मैंने हिंदी वाले का नहीं कहा, अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज। हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए उसके लिए नहीं कहेंगे, अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज। गुजराती में है, मराठी में है, बंगला में है, उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सर टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन अमाउंट रिसीव्ड और ऑन सेल्स। यू हैव मेंशन इन ए वेबिनार इन अक्टूबर 2020 दैट सर मेरे वहां पर कंफ्यूजन के बाद उन्होंने दिया ना, उसके बाद तभी तो मैंने वो क्लैरिफिकेशन निकाली थी कि आपने पेमेंट देखनी है, सेल नहीं देखनी। वो क्लैरिफिकेशन तभी तो आई थी जी सर, यही तो रगड़ा हुआ था। मेरी गलतियां पकड़ते हैं, ये नहीं कहते कि आपने ठीक करवा दिया है। सर आपको बड़े ध्यान से सुनते हैं और जो आप बोलते हैं मैंने बड़े ध्यान से ठीक भी करवा दिया था। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जेपी भाटी साहब, व्हाट इज द रेशनल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोविजन व्हिच वुड डिसरप्ट? ये रेशनल यही है, ये आपकी रेशनल यही है कि मॉनिटरिंग हो रही है, ये आपकी डेटा माइनिंग हो रही है। डेटा माइनिंग समझते हैं ना, कि डेटा माइनिंग हो रही है, आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। मैंने तो आपको बोला इस साल जो ये रिटर्न जानी है, इसमें तो कई चीजें ऑटोमेटिकली आ जानी है। डिविडेंड जो आएगा सारा आ जाएगा, वहां पर इंटरेस्ट जो कटेगा सारा आ जाएगा, आपको पता है ये। और मैंने तो आपको बोला हुआ थोड़े दिन रुक जाइए, सिर्फ कहेंगे साइन कर दो, सब कुछ रिटर्न तो आपकी ऑटो फील्ड है,
तो इसलिए मैं बार बार खोला, उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन आ गई है। इवन कैपिटल गेन आ रहा है लिस्टेड जो आएगा अगले सालों में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आए, तो इंतजार कर लीजिए, ये कंप्यूटर है कब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ये डेटा माइनिंग। Sir, if in previous year a payment to seller of the goods exceed rupees 50 lakhs related to previous purchase financial year 2021, मैंने कहा ना इस बार कब आएगी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि उन्होंने करंट ईयर की परचेज 50 लाख लिखा है, वहां पर फर्क नहीं पड़ता था 2061H में, वहां तो अमाउंट रिसीव लिखा था फॉर सेल मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर कौन सा था वो नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ तो लिखा है कि 50 लाख क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर, तो ये क्लैरिटी आएगी, इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सर if only 1 year ITR is filed say for 19-20 but not filed for 18-19, whether TDS to be deducted at twice rate? नो, एक बार ही फाइल करिए, दो में से दोनों नहीं करी तो है, एक भी फाइल करिए तो कोई नहीं, और दोनों नहीं करी 50,000 से कम है तो भी नहीं डिवाइजर रेट, तो भी तो नहीं है, TDS TCS 50 से कम है तो भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, for assessment year 2021 the due date has already expired. I am little confused as I think sir said that 19-20 और 18-19, क्या आप पूछ रहे हैं? मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर 2021 की रिटर्न अभी ड्यू नहीं है, अभी नहीं हुई ना, डेट नहीं एक्सपायर हुई ना 2021 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 21-22, तो फिर मैं कौन से प्रीवियस ईयर लूंगा? आज अगर जुलाई से काटना है, डेट एक्सपायर हुई नहीं है, तो मैं लूंगा 18-19, 19-20 प्रीवियस ईयर, लेकिन जब रिटर्न चली जाएगी, ड्यू डेट निकल जाएगी 31 जुलाई, तो फिर कौन सा लूंगा? 19-20, 20-21। Next question, sir. Whether 206AB will be applicable for company incorporated in financial year 19-20? सर एक चीज बताइए, पिछले 2 सालों की रिटर्न है, फिर क्यों कह रहे हो? मैंने बोला अगर नहीं है तो पिछले 2 साल की रिटर्न ही नहीं है, पिछले साल में TDS ही नहीं है, तो किस बात की बातें कर रहे हो? अरे करंट ईयर अगर इनकॉर्पोरेट किया है तो पिछले साल के TDS कहाँ कटा, TCS कहाँ कटा, रिटर्न कहाँ के जानी थी? मतलब अगर चलो करो, कंपनी 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, लेकिन ये याद रखिए कि अगर 4 साल पुरानी है, अगर उसमें TDS कभी कटा ही नहीं है, TCS कटा ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो भी नहीं करनी, तो भी कोई बात नहीं, वो पेनल्टी जो भी लगे वो करनी नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्वाइस द रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, कैपिटल गुड्स मोर देन 50 लाख, TCS एप्लीकेबल और नॉट? परचेज ऑफ गुड्स लिखा है, कैपिटल गुड्स का क्या मतलब है? गुड्स का वहां लिखा है, कैपिटल हो या कुछ हो, गुड्स लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स, तो दोनों आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इफ वन चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A donate immovable property to another charitable trust registered under section 12A, whether capital gain tax will be payable? If yes, and which section? जब डोनेशन दी तो कैपिटल गेन कहां से हो गया भाई साहब? जब कंसीडरेशन ही नहीं है, डोनेशन दी है, लेकिन वो डोनेशन दे ही नहीं सकते। आप डोनेशन करंट इनकम से दे सकते हैं, एक्यूमुलेटेड इनकम से तो दे ही नहीं सकते। नहीं, अगर प्रॉपर्टी दे दी ना, तो वो एक्यूमुलेटेड ही तो है प्रॉपर्टी, पिछले सर, साल में खरीदी हुई दे रहा तो वो एप्लीकेशन नहीं मानी जाती। ओके ओके। हाउ टू ascertain due date of deductee, whether the tools will also state that this is for question pen? आने तो दो, टूल अपने आप समझ में आ जाएगा सर। Next question, if someone has filed his ITR first time or say covered under tax filing only in last year? क्या सवाल है? जवाब तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। Sir, if a deductor has many deductee, will it not be difficult to check applicability of 206AB for every person? वैसे एक बताओ, डिफिकल्टी तो हमें रोज हो रही है, इतना बुरा हाल कर दिया हमारा, हम लोगों के लिए तो परेशानी हो गई है, हर चीज में वो करे जा रहे हैं, एवरीथिंग, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन पुट ऑन अस। तो मैं बोलो क्या करूं, यहाँ तो इतना कॉम्प्लिकेट करे जा रहे हैं डे बाय डे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये तो मरने वाली बात, लेकिन क्या करें, लॉ तो लॉ बना दिया, हम तो कुछ कह नहीं सकते, लॉ है जो सामने है, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Naveen ji asking, what would be the case if a supplier started business in last year or a consultant who is a fresher and he would file his life
first return in previous year. कंसल्टेंट से क्या लेना देना यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर तो आप 206C पूछ रहे हैं या 194Q, तो कंसल्टेंट तो है नहीं, वहां तो गुड्स है। अगर आप 206AB पूछ रहे हो तो मैंने बोला पिछले 2 साल की रिटर्न नहीं भरी। तो मुझे नहीं पता कौन से सेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन 2 साल पिछले की अगर है ही नहीं 2 साल, तो रिटर्न क्या हो? If ITR of assessment year 21-22 is filed in June, can we consider it? फाइल बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न, यस, फिर तो आपका प्रूव हो गया ना। ठीक है। If the assessee is new, how do we know that 2 years return applicable? बता दिया सर आपको, वो तो आप बता दिया आपने कि आ आपको जाएगा लिंक आएगा। Sir, in case of not filing of ITR for 2 years, is the purpose of the department is not being defeated? नहीं, पर्पस नहीं डिफीट हुआ। वो चाहते हैं कि वो 2 साल की रिटर्न नहीं भर रहा, तो हमें कम से कम इतना टैक्स तो आ जाए जितना उसके पर बनता है। वो क्यों छुपा रहा है? जब उसका आ जाएगा टैक्स ज्यादा, अपने आप हम उसका एक्शन ले लेंगे। क्यों रिटर्न नहीं भर रहा भाई, तू क्यों नहीं भर रहा? हमें टैक्स तो आ जाएगा। वो कहता है 2.5 लाख से नीचे हो इसलिए नहीं भर रहा, ना भर, टैक्स डबल दे, अपने आप भरना शुरू कर देगा। Next question, section 194Q is applicable on under section 10 exempt entity. कौन सी एग्जाम? अंडर सेक्शन 10 में जो कंपनियां एग्जेम्प्ट है उनकी, उन पे 194 एप्लीकेबल है ही कुछ नहीं है। या एग्जेम्पशन सिर्फ बताया है गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कुछ केसेस में, ये टीडीएस नहीं है। लेकिन वो 10 वाली में कहां से शुरू हो गए आप? जिस केस में टीडीएस नहीं है, जिसका टीडीएस कटना है उसका कटना है, जिसका कटना ही नहीं है उसका क्या लेना? ये तो गुड्स है यार, ये कोई और चीज थोड़ी है, ये तो गुड्स का है। तो गुड्स में तो टीडीएस पहले था ही नहीं कहीं, अब आया, शुरू हुआ। हाँ, अगर किसी और सेक्शन में कट गया तो यहाँ नहीं कटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी नीड टू अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रस्ट ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2021? यस, यस, इफ लास्ट ईयर मिल चुकी है तो री रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं 50,000 में टीडीएस एंड टीसीएस बोथ इंक्लूड करने हैं क्या? सर 50,000 टीडीएस और टीसीएस लिखा है उन्होंने, और है, ऐड नहीं है, और है, और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206CC एंड 206CA एज फार एज रेट्स ऑफ टीसीएस? वही चीज है जो 20% और वो वाला, वही चीज है 20% फिर डबल द रेट, जो 206AA या 206AB है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether power distribution shall be liable to collect TCS under section 206C1H? अरे भाई, गुड्स की डेफिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, गुड्स, क्योंकि कई जगह इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना गया है। ओके, वो क्लैरिटी दे दी हुई है सर्कुलर में, इसकी बात दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विल assessee pay remuneration for so much of complication in TDS return to verify it at the time of deduction, and what to do if later verified not complied with double deduction? No comment sir. No comment. अक्षय जैन जी पूछ रहे हैं रिटर्न शुड बी फाइल विद इन ड्यू डेट और बिलेटेड विल आल्सो डू। ना 139(1) लिखा है, वहां 139(1) लिखा है, बिलेटेड नहीं है। ओके, 139 लिखा है, बिफोर द एक्सपायरी ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139(1). ये पूछ रहे हैं ये प्रोविजन कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर अंडर सेक्शन 194Q TDS is applicable on services provided? नहीं, goods, purchase of goods. Next question, sir, we filed application for re-registration on 31 December 2020 from form 10IC received as provisional. तो मिलेगा ही provisional, लास्ट ईयर से प्रोविजनल मिल गया उनको। हाँ, प्रोविजनल ही मिलना है। लेकिन अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी शुरू कर चुके हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर शुरू होने के अप्लाई कर दे रेगुलर के लिए फॉर्म 10AB में। ये इनका क्वेश्चन, शुड बी नीड टू अप्लाई अगेन बाय 30 जून? नॉट फॉर दिस यार, प्रोविजनल मिल गया तो क्यों करेंगे? अब चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो करेंगे 10AB में। एक बार मिल गया तो 10A थोड़ी लगेगा, फिर 10AB लगेगा। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज गाइड अस अबाउट द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर क्लोजर ऑब्लिक डिसोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट।
What are the steps? आप अगर बोले इन्होंने ये नहीं पूछा चैरिटेबल है कि रिलीज, अगर चैरिटेबल रिजोल्यूशन है तो आपको सारी एसेट डोनेट करनी है किसी और इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाले, वो डोनेट कर दीजिए। आपका नहीं है वो माल कि समझो बंद कर दिया तो आप ले गए घर में, वो पब्लिक एट लार्ज का है, डोनेट टू अदर, और इवन इफ यू पे टैक्स ऑन दैट, इवन देन यू कैन नॉट टेक बैक। 150 TDL लगने के बाद भी वो एसेट आपकी नहीं। और प्राइवेट में सर, प्राइवेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जैसे वो डीड में लिखा जाए ट्रस्ट डीड में वैसे होगा। ठीक है सर। In the new IT portal, Form 10A shows only B21 and in the serial number 10, whether ITR is filed for the previous. मैंने बता तो दिया, अगर आपके तो आपने पिछले सालों की रिटर्न भरी हुई है तो वो यस लिखिए वहां पर, इमीडिएटली आपका और कोई कागज नहीं मांगे। In Form 10A, column number B21, income received in 3 previous year to be disclosed. This will be assessment year, financial year 17-18, 19-20, 18-19 to B21. सर वो वाले जो अनरजिस्टर्ड थे उनको देना, फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न भरी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी अगर रजिस्टर्ड है तो भी उनको 3 साल के देंगे क्योंकि रिटर्न नहीं भरी उन्होंने। Next question: if seller is liable for TCS but does not collect TCS, then is buyer liable to deduct TDS thereon? सर लॉ क्या कहता है 191 में TDS TCS नहीं काटेगा तो वो रिकवर कर सकते हैं दूसरे पार्टी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन वो आपसे मेरे एम्प्लॉयर ने सैलरी नहीं TDS नहीं काटा, वो मेरे से रिकवर कर सकते, डायरेक्ट पेमेंट मेरे से ले सकते, उससे भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे से हाँ बल्कि मैंने अगर दिखा दिया ले लिया है तो फिर वो उससे शायद ना करें। Next question: whether 194Q also apply on service value more than 50 lakh? सर्विस में है ही नहीं, गुड्स पे है सर। Next question: I sell to B for 80 lakhs and purchase 90 lakhs. TCS on 30 lakhs or not? दोबारा बोलिए। I sell to B for 80 lakh and purchase 90 lakh. TCS on 30 lakh or not? सर देखिए सेटअप करने वाली बात का अभी क्लैरिटी आ जाएगी, वो नहीं अलाउड होगा। अब दोनों अलग अलग करेंगे, ये तो मैपिंग नहीं होगी। ये मैपिंग के लिए कर रहे हैं तो मैपिंग कैसे हो जाएगी कि भाई उसका भी माल इतना भी जाए तो उसका भी जाए, तो मैपिंग करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, गाइडलाइंस आ जाएगी आपके पास जल्दी। Seller has added the TCS in invoice itself, then buyer will deduct the TDS or not? क्या दे बारी है? Seller has added the TCS in invoice itself. सर एडिट कर दो, वो पेमेंट मत करो, वो अपने आप खत्म कर देगा, अपना क्रेडिट नोट इशू कर देगा। आप अपना करो, वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा TCS का, वो तो कलेक्ट करने के लिए लिखा है ना, लिया थोड़ी है अभी। आपको नहीं देना है, आप TDS काटेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे। Sir, whether school building under construction will be treated as commencement of charitable activities? जी नहीं, वो कमेंसमेंट चैरिटी जब स्कूल जब एजुकेशन शुरू कर दे। अच्छा, नेक्स्ट है सर, प्लीज टेक वन सेशन ऑन 45(4) and 9B. ले तो चुका हूं मेरे कल अब आप क्या ले चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, TCS पहले परचेजर का कटता था किंतु अब सेलर का TDS कटेगा, क्या इस तरह परचेजर का कोई भी टैक्स नहीं कटेगा? सर एक ही बात है यार, सेलर का कट गया TDS तो सेलर उसका TDS का क्रेडिट लेगा। अब क्या होता था, परचेजर TCS का क्रेडिट लेता था। हमने तो मैपिंग करनी है, टैक्स वो आपने देना ही देना एडवांस वगैरह, हम तो मैपिंग डेटा माइनिंग के लिए इंफॉर्मेशन ले बस। In case of society, PAN was earlier issued in the capacity of trust and ITR were being filed on the same PAN. Now after coming to know about error in status of PAN, fresh PAN was applied in the capacity of society. Will this case continue to qualify for auto renewal? नहीं, अगर आप सोसाइटी का भी ले लेंगे तो देंगे तो T वाला ही, वो ट्रस्ट का देते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट को तीनों चीजें मिलाकर T देते हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं will this case continue to qualify for auto renewal with respect to 12A and 80G5 or will we consider as new society or हो जाएगा, वो आपको देना पड़ेगा ओल्ड, वो तो निकाल लेंगे। वो पैन नंबर डालिए बस, दोबारा अप्लाई नहीं करना।
सर पैन से कोई दोबारा अप्लाई थोड़ी होता है, पैन नंबर चेंज करा दिया तो पैन नंबर चेंज करके दे दीजिए। ठीक है। और लेकिन वो उनको फिर वो कहीं ना कहीं आपको क्वेरी आएगी, क्वेरी का जवाब दे देना, क्वेरी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर नॉट एबल टू फाइल फॉर्म 10AB फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू फाइनल रजिस्ट्रेशन। फॉर्म 10AB कहां से पैदा हो गई? अभी तो 10A है, 10AB तो अभी आई नहीं है, अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। 10AB तो री रजिस्ट्रेशन के लिए है या रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए है या मॉडिफिकेशन के लिए है। 10AB कहां से पैदा हो गई? 10AB तो अभी पहले शुरू कर लीजिए 10A, उसके बाद 10AB चालू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली अगेन एक्सप्लेन व्हेन 20% रेट विल बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194Q। सर 194Q में 20% है ही नहीं, 5% है। वो तो लिखा उन्होंने कि वो 20% के बदले 5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ TDS इन केस ऑफ परचेज मेड फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी। आपके क्या मतलब है? गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट तो नहीं है। अरे गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट नहीं होती, पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई गवर्नमेंट थोड़ी होती है। यस सर, कटेगा फिर। I have applied in September 2020 for re-registration of for 12A and 80G, but no order passed. Whether I have to apply again? दोबारा बोलिए। इन्होंने सितंबर 2020 में री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। आपको ऑलरेडी मिल गया होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। गलत बोल रहे हैं, इनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ चुका है 31 मई को। ओके, आ गया इनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था। ओके। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम मामा इज कवर्ड अंडर रिलेटिव। प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम मामा से। व्हाई नॉट? मामा मामी से भी ले सकते हो। मामा क्या है? बुआ के हस्बैंड से भी ले सकते हो, चाचा चाची से भी ले सकते हो, ताया ताई से भी ले सकते हो, लेकिन भतीजे से नहीं ले सकते, भतीजे को दे सकते। सर देवरानी जिठानी को दे सकती है, जिठानी देवरानी। देखिए मेरी बात सुनो, आपने मैंने क्या बोला? स्पाउस ऑफ दी ब्रदर, स्पाउस ऑफ दी, वो जो आ जाता है ना, स्पाउस ऑफ दी, उनके स्पाउसेस भी कवर्ड है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इफ सेलर टेक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ TDS, देन सेक्शन 206C(1)H एप्लीकेबल। क्या क्या एग्जम्पशन सर्टिफिकेट किस चीज का? फॉर डिडक्शन ऑफ TDS। इसके लिए डिडक्शन ऑफ TDS में एग्जम्पशन है ही नहीं। इतना मोटे अमाउंट में एग्जम्पशन कैसे दे देंगे मेरे ख्याल? गुड्स के लिए तो कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे वो, और गुड्स का तो अभी आया ही नहीं। 197 आया ही नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है 197 में। सर नेक्स्ट वन, सर वेदर 206AB इज एप्लीकेबल व्हेन डिडक्टिव फाइल द रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर आफ्टर ड्यू डेट। सर मैंने तो आपको बोला ड्यू डेट तक 2 रिटर्न ने भर दी है कि नहीं है। जिसका एक्सपायर हो चुका है उसकी 2 सालों की रिटर्न ने भरी है नहीं भरी? अगर नहीं भरी तो आपको डबल काटनी। 139(1) लिखा है ना वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गेट कवर्ड अंडर गुड्स। इंतजार कीजिए, अभी तक तो गुड्स में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर ट्रस्ट डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कैन बी सर्टिफाइड बाय ट्रस्टी थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। सर वो डिजिटल ही है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है। डिजिटल सिग्नेचर कैसे करोगे भाई? अरे आपको तो सेल्फ सर्टिफिकेट करके भेजना है, तो डिजिटल कैसे करोगे उसको? डिजिटल तो साइट में होते हैं जाके। डिजिटल तो साइट में होगा तो उसके फॉर्म के लिए होगा, बाकियों के लिए डिजिटल थोड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये थोड़ा सा ऊपर चला गया सर काइंडली हेल्प टू गेट एक्सटेंड TCS रिटर्न फाइलिंग डेट फॉर जनवरी 21 to 31 मार्च 2021। मैं आपको बता दूं, CA हमेशा डेट एक्सटेंशन की बात करता है और इंस्टीट्यूट भी तंग आ चुका है। अपने आप कर देंगे अगर उनको लगेगा उनका सिस्टम भी काम कर रहा है। अपने आप मत एक्सपेक्ट करो। इंस्टीट्यूट को इतनी बार गालियां पड़ चुकी हैं कि योर जॉब इज नॉट टू आस्क फॉर एक्सटेंशन एंड यू कीप ऑन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन। कोई कंस्ट्रक्टिव काम आप नहीं करते। उसके लिए जिंदल साहब को बोलो ना, वो PMO को लिख देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। BM साहब ये लिख सकते हैं, नॉट एज इंस्टीट्यूट, एज एन ही कैन राइट, और ये लिखते रहते हैं। इनकी तो PMO की साइड पे जाता है, इनको CBD को जाता है, वो बार फॉरवर्ड करते हैं। CBD फिर इनसे पूछता है, इनसे तो डरते हैं वो, इन्हीं से कहिए करें। पर सर ये भी आपसे ही पूछ के जवाब देते हैं सर। हाँ ये कहते हैं, ये मांगे एक्सटेंशन।
अल्टीमेटली पता आपसे लगता है भी अंदर अप्लाई तो आप ही करते हो सर. Sir. Next question, sir. If any person received advance in June 21 and the seller has collected TCS for which sale will be raised in July 21. जब जुलाई तक है ही नहीं था तो TDS कैसे कटेगा? पेमेंट दे चुके हो तो नहीं कटना. Whichever is earlier है, आगे से काटेंगे. Sir, form 10A removed today from portal. Why? वही ईयर शायद गलत हो गया हो. जो आप कह रहे हो उसमें गलतियां हैं तो ठीक कर रहे होंगे. अब आप ही बता रहे हो. अभी आपने कहा वो 21-22 कर रहा है तो हो गया, उन्होंने निकाल लिया होगा पोर्टल से. मैं अनपढ़ आदमी, मेरे से क्या पूछते हो पोर्टल में क्या हो रहा है? Sir, next question. From which date 194 AA and 194 AB is applicable? 194 डबल ए, ऐसा तो कोई सेक्शन ही नहीं है. 206 डबल ए है, 194 लिखा है. 194 डबल ए कहां से आ गया सर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. 194 ए तो है. गलत रीटाइपिंग हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. तुषार जी इज आस्किंग, प्लीज एक्सप्लेन 206 AB सबसेक्शन 2 अगेन. How will 206 AA came into picture? कई क्या करते हैं कि पार्टी को क्रेडिट ना करके सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और कोई और अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. तो वो कह रहा है कि सस्पेंस को करो, कोई और अकाउंट करो, ये क्रेडिट माना जाएगा बुक्स में. ये तो बाकी सेक्शन में भी लिखा हुआ है, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर अकाउंट. वहां पर यहाँ भी डाल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. We have received provisional registration for 3 years. We have applied for registration of trust. सर ये अगर प्रोविजनल मिल गया तो अब ये सवाल इनसे पूछा जाएगा क्या आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है? अगर हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म 10AB में. अगर नहीं होती तो जब 3 साल से पहले, 6 महीने पहले आपको अगर नहीं होती तो 2.5 साल से पहले करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. सेक्शन 206C1H is applicable on high sea sale. हाई सी सेल भैया इंपोर्ट होता है. हाई सील में तो आपका ट्रांसफर हो जाता है टाइटल और आप माल इंपोर्ट करते हो. तो बात तो एक ही है. व्हाई शुड इट बी हाई सील सेल मीन सेल नॉट विद इन इंडिया, आउटसाइड, इंपोर्टिंग अ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड. तो उसमें नहीं होगा. न्यू कॉर्पस डोनेशन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 नीड टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. इफ स्पेंट ड्यूरिंग do year then स्पेंड कर लीजिए, लेकिन तो 11 उसमें 11.5 में रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. is there an error in drafting section 2061AB1 for the words in brackets here and after referred to as deductee? The appropriate word should be deductor instead of deductee. किस सेक्शन में सर? 206AB सबसेक्शन 1. जरा पढ़ना जी, क्या लिखते हैं? फॉर द वर्ड. अरे डिडक्टी ने रिटर्न नहीं भरी. मैं तो टीडीएस काटने वाला हूँ, मैं डिडक्टर हूँ. डिडक्टी ने रिटर्न नहीं भरी. देखना सर क्या लिखा है जरा, मेरे पास अब एक्ट नहीं है सामने. चलो इसको अभी छोड़ देते हैं फॉर द टाइम. इफ ए पर्सन इज एनआरआई इन द ईयर असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 एंड ही हैज नॉट फाइल्ड हिज आईटीआर फॉर 21-22, व्हाट विल बी पोजीशन? यार क्या कर रहे हैं यार? पर्सन एनआरआई है, गुड्स बेचता है, क्या है ये? कोई एनआरआई इंडिविजुअल के लिए थोड़ी हो रहा है. गुड्स की बात हो रही है. क्या चाहते हैं ये? गुड्स क्या सेल की बात हो रही है? नहीं, ये कह रहे हैं कि 2 साल उन्होंने एनआरआई होने के लिए रिटर्न फाइल नहीं की, तब आज पोजीशन में क्या काउंटिंग होगी? अच्छा, 206 AB का पूछे. टीडीएस कटा है 50,000 के, 50,000 से ऊपर नहीं. और वो तो बात आ गई ना, टीडीएस भी तो देखना है, सिर्फ रिटर्न थोड़ी देखनी है. उसका क्या टीडीएस 50 और उससे ऊपर कटा है तो फिर वो नहीं बताया सर इसमें. तो दोनों चीजें करनी है. भैया सब अपने आप को म्यूट कर लो, सिर्फ गुरुजी को छोड़ करके. आवाज आ रही है पीछे से. इफ ए पर्सन इज, अच्छा ये हो गया. वेदर 194Q and 206 इज एप्लीकेबल फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. सर एक चीज बताइए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर बिल बना है अलग सेल ऑफ गुड्स का या परचेज का, तो वो तो आपको पहले ही पता है कि उस पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वो कटता नहीं है, वो इधर आ जाता है. अगर वहां पर वो कट गया है तो फिर इधर नहीं आएगा. अरे इधर तो 0.1% है, वहां तो 1 और 2% है. अगर वहां कट गया तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? सर यहाँ तो कम ही कटना है, वहां तो ज्यादा कटना है. अगर आपका इंक्लूसिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट का इंक्लूसिव बिल है तो ठीक है, आप वहां काट लीजिए, हम खुश हैं.
So next year they may bring in applicability of 194Q to service also, as presently only goods are covered. They may do whatever they like. At this moment, it is not there. Can a chartered accountant now can deal in infra day trading in shares? Yes, it is allowed by They ICAI. cannot do intraday trading. Whatever has been allowed is only derivative, and Derivative. That too occasionally. Intraday they are not allowed. Intraday is a speculation business. Achha. Sir, will 206 AB will be applicable to property purchase also, which is covered in section 194 IA? Sir, if the deducted has been done there, it cannot be done here. This has already been done. Next, a charitable had income lower than 2 lakhs in previous year and not filed its return. It is दोबारा बोलिए सर, मैंने पहले वाला भी सवाल पूरा सुना नहीं है, शायद गलत रिप्लाई किया है, पर दोबारा बोलिए. मैं एक सेकंड दोबारा वाला निकाल रहा हूं सर, एक सेकंड सर. Sir, will 206 AB will be applicable to property purchase also, which is covered in section 194 IA? प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर मैंने ये बोला है कि दो कंडीशनें सेटिस्फाई होनी है. आपने पिछले 2 सालों की रिटर्न नहीं भरी है और आपका टीडीएस 50,000 या टीसीएस 50,000 है, तो ये देखिए, बाकी देखने की क्या जरूरत है हमें, तो 206 AB लग जाएगा. Next, a charitable had income lower than 2 lakhs in previous year and not filed its return. It is registered. Now, what had to be done in absence of not filing the return? Don't file a return, but you will have to give the details of the accounts जो आपको 3 साल के पीछे. वो तो requirement है, you may not file the return. Okay. Next question, sir. Provision of section 194Q will be applicable on sale of scrap or not as TCS provision? अगर scrap के ऊपर TCS कट गया तो ये आना नहीं यहाँ पर, वो तो लिखा ही हुआ है. If it has been collected under other section, it will not be done here. वो तो वहां पर कट गया ना. जी. जो स्क्रैप है, मोटर कार है, वहां हो गया, तो यहाँ करने की क्या जरूरत है भाई साहब? Next question. My firm's turnover is almost 20 crore. I purchase to 10 parties and sell to 10 parties, each almost 2 crore in a year. I need to do both TCS or TDS under section 194. मेरे भाई TCS तो तब होगा जब बायर ने नहीं काटा होगा. TCS तो तब होगा जब बायर ने नहीं काटा होगा. और बायर आप हैं, आप बायर हैं, तो आपने तो काटना ही है. अगर आप आपने जो परचेज करी है तो आप बायर हैं, तो आपको तो काटना ही है 194Q. आप सेलर हैं, तो सेलर तो जब पेमेंट आएगी तभी देखेंगे ना. अरे वो बायर काट चुका होगा तो आपको करना ही नहीं है. Next question. Buyer using goods for building construction in case of trust with no turnover, whether liable to deduct TDS? कहाँ लिखा है कि they are not allowed liable to TDS? बिल्कुल करना पड़ेगा TDS. अगर TDS के प्रोविजन लगते हैं तो करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो करना पड़ेगा. Next question. 206 AA and 206 AB, difference and their applicability to whom? सर मैंने बोला 206 AB में जब तक वो दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी 26 AB लगेगा ही नहीं. और 206 लेवल में लिखा कि पैन नहीं दिया, और पैन भी नहीं दिया और 2 सालों की रिटर्न नहीं भरेगी, फिर हायर ऑफ द टू है. आपने पैन भी नहीं दिया और पिछले 2 सालों की रिटर्न भी नहीं भरी और पिछले साल का 50,000 से भी ऊपर है, तो फिर AA और AB में जो हायर रेट है उस पे करना. Next question, sir. Party is deducting tax at source but depositing with department. Now we are getting notices for credit mismatch. What should we do? दोबारा बोलिए. इन्होंने थोड़ा सा नोट भूल गए ये. Sir, party is deducting tax at source but not depositing with department. Now we are getting notices. आपके ऊपर डिमांड क्रिएट कर देंगे लेकिन आपसे रिकवर नहीं करेंगे. असेसमेंट आपके पास प्रूफ होना चाहिए TDS कटा है. 206 वो पढ़ लीजिए. Sir, is TDS oblique TCS under section 194Q or 206C is applicable on a purchaser limited company who is exempt under section 206C sale of scrap? क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, ये छोड़ देता हूं मैं इसको.
Sir, Form 10 IC was not filled in claim section 10B AA taxation. ऑप्शन की बात कर रहे हैं? हाँ? अरे ऑप्शन की बात करनी चाहिए, रिटर्न की ऑप्शन भरनी थी। जी सर, वो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम वो बात कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं सर, फॉर्म 10 IC was not filled to claim section 10B AA taxation. Can there be any possibility? So can there be any possibility for relief? अरे वो 115B AA है, 10 नहीं है। ओके ओके। लेकिन नहीं, अगर वो आपने नहीं भरी तो इस साल की ऑप्शन गई। Next question. Turnover under 194Q of rupees 10 crore, whether to include GST, VAT? सर आ जाएगा क्लियर, वैसे तो मैं बता रहा हूँ नहीं करना। नहीं, whether corpus donation received by unregistered trust is taxable? पूरा का पूरा टैक्सेबल है, चाहे कॉर्पस है या कोई भी डोनेशन 50,000 से ऊपर अगर है तो, क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। Vinod Mittal is asking, the assessee has two firms on a single pen, made purchased 40 lakhs on each firm. Will the provision of this section applicable? अगर पैन एक है तो फिर कैसे होगा? दो फर्म बना रखे, दो प्रोप्राइटरशिप। इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का पैन तो इंडिविजुअल का ही होगा। एक ही है। अरे सर इंडिविजुअल का तो इंडिविजुअल का होगा, फर्म का थोड़ी पैन होता है फिर इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सेटलर फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रस्ट डीड केस। दोबारा बोलिए सर, मैं समझ नहीं आया। Is settler physical presence is required at the time of dissolution of trust? Which settler? Once given, settler has nothing to do with that. एक बार ट्रस्ट को दे दिया और ट्रस्ट डीड में डिसोल्यूशन क्लॉज लिखी है तो उस हिसाब से होगा। सेटलर तो एक बार ही हो गया, उसके हाथ से प्रॉपर्टी चली गई, वो मालिक नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ट्रस्टी बन जाए तो बात अलग है, तो ट्रस्टी देखते हैं ना उसकी बात। तो सेटलर कौन है भाई? सेटलर तो अपनी चीज दे दी, खत्म। ट्रस्टी बन जाते हैं वो, तो फिर ट्रस्टी बोलिए। Where to get link to check ITR filing status of assessee? ये तो भी आएगा, अभी आएगा। सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन received in the month May 2021 for the financial year 21-22. Also whether audit in form 10B can be issued? ये क्या कह रहे हैं? फाइनेंस ईयर 21-22 की कैसे हो सकती है? प्रोविजनल अभी मिली है, लास्ट ईयर अप्लाई करी थी, अभी करी है। लास्ट ईयर अप्लाई करी तो 20-21 की भी मिली होगी। हो ही नहीं सकता, ये गलत कह रहे हैं। 194Q applicable on statutory body like ESIC? They will prescribe. अभी तक तो यूनिवर्सिटी भी तो देती है, उसके लिए भी है। अब they will prescribe. वो लिखा ना कुछ सर्टन का जिसमें हम माफ कर देंगे, अभी आया नहीं। Company filed ITR in old regime. Can ITR be revised in new regime? अब इन्होंने जब पूछा था ना ट्रस्ट के बारे में या यूनिवर्सिटी में, तो ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को गुड्स नहीं बेचती है, तो वो 194Q में नहीं आएंगे, लेकिन 206C1H में तो आएंगे परचेज करने के लिए। सर 194Q में नहीं आएंगे ये यूनिवर्सिटियां, तो माल थोड़ी बेचती हैं। परचेज ऑफ गुड्स, अगर माल सेलर है और वो है तो दोनों चीजें देखेंगे। उनका टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ कहां से होगा बिजनेस का? आप बायर ऑफ गुड्स से तो टर्नओवर होना चाहिए ना। 10 करोड़ तो उनका तो है ही नहीं यूनिवर्सिटियों का, उनके लिए 206C1H ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी फाइल्ड ITR इन ओल्ड रिजीम, कैन ITR बी रिवाइज इन न्यू रिजीम? क्या बातें कर रहे? ड्यू डेट तक आपको अप्लाई करना था, ऑप्शन नहीं करी तो गया इस साल। कैन ESOP बी एक्सरसाइज इन HUF नेम फॉर टैक्स प्लानिंग? क्या जी? कैन ESOP बी एक्सरसाइज इन HUF नेम फॉर टैक्स प्लानिंग? ESOP इन HUF हो सकते हैं, ESOP तो एम्प्लॉय को मिलते हैं, उसका नाम ही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। तो समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सवाल मेरे समझ नहीं आया। नहीं, ESOP तो सही कह रहे हैं सर आप, एम्प्लॉय के नाम होगा, HUF में तो हो ही नहीं सकता। वो तो एम्प्लॉय के नाम होते हैं सब तो। जी 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 सर। औरों के होंगे, बट होते ऑप्शन उसको होती है, HUF को कहां से शेयर मिल गया? Next question, sir, assessee is not liable to collect TCS on sale of scrap to limited company. Do he is liable to collect TDS, TCS 194Q 2063H? स्क्रैप पे क्यों नहीं काटना? उसने लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है? स्क्रैप पे तो हर एक को काटना है। मेरे समझ में नहीं आई।
स्क्रैप पे तो स्क्रैप ऑफ गुड्स पे तो हर एक को काटना है, चाहे कोई भी एसएससी हो, वहां तो लिमिट भी कोई नहीं है। समझ नहीं आई। कलेक्ट करना ही करना है 1%। Next question. If PAN/Aadhaar is not available and also he had not filed return, then how to find TDS TCS in less more than 50,000? मैंने बोला ना, जो रेट पहले दिखाओ कि 206A में क्या रेट आता है, फिर बताओ 206AB में क्या आता है, जो उसमें से हायर हो वो ले लो। Sir, if audit report was not filed in the time of filing ITR of trust registered under section 12A, how to claim the deduction under section 11? अरे ना, ऑडिट रिपोर्ट क्या, रिटर्न भी नहीं फाइल करो, एक दिन भी डिले अप्लाई करो, नहीं मिलेगा। Sir, ₹50 lakhs of sale receipt limit is to be seen for every financial year. रिसीट के बारे में नहीं है, सेल के बारे 194Q में देखना है। रिसीट में तो लिखा कि सेल कभी भी हो, रिसीट ड्यूरिंग द ईयर। Next question. Whether a developer will deduct TDS under section 194Q of civil contractors bill, material plus labor. अरे भैया, डेवलपर बाई कर रहा है ना, ही इज बाइंग गुड्स। तो जब गुड्स बाई कर रहा है तो 50 लाख से ज्यादा है तो उसको करना ही पड़ेगा टीडीएस कलेक्ट, सेलर का डिडक्ट करेगा ही करेगा। अब सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है दीप जैन जी के, मैं पढ़ लेता हूँ। Whether the threshold limit of ₹50 for purchase of goods in 194Q and for ₹50 lakhs for payment received in 206C1H, whether to be calculated in each financial year and above that. मैंने बताया ना, 206C1H में अमाउंट रिसीव देखना है, सेल कभी भी हुई हो। ठीक है। 194Q में सेल भी 50 भी 50 करोड़ की हो, लेकिन पेमेंट पहले दे दी या बाद में दे दी, प्रीवियस ईयर की देखनी है, बाकी उसकी क्लैरिफिकेशन आएगी, ये आपको बता दें। अभी जीएसटी इंक्लूड होगा नहीं होगा, उसकी आएगी, अभी आएगी 50 लाख के वाले में। इसमें तो हो गया कि भाई वो तो सेल द प्रीवियस ईयर नहीं देखना, अमाउंट रिसीव्ड देखना। 12061 में एच में क्लियर है, इस पे अभी डाउट है। इनका क्वेश्चन है नेक्स्ट सर, वेदर द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन 194Q विल बी इंक्लूसिव जीएसटी और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि आप जब परचेज करते हैं तो परचेज में ऐड नहीं करते जीएसटी, उसका इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं, तो फिर किस बात के लिए लेंगे? आप इनपुट क्रेडिट ले लेते हैं तो उसको लेते नहीं है, या इनपुट क्रेडिट नहीं लेते तो इंक्लूड हो जाएगा। जी सर, जी सर। Next question, whether for TDS under section 194Q gross value inclusive of GST will be considered or only एक ही चीज बताया जा रहा है, वो एक ही सवाल। एक next, whether for TDS under section 194Q other levies in the bill like freight, interest for late payment will also be taken into account for making TDS? सर गुड्स की बात हो रही है, ये क्या फ्रेट वगैरह समझे नहीं है, मैं सब क्वेश्चन नहीं समझ। बिल में सर फ्रेट भी लग के आता है ना, कभी इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट भी लग करके आता है। सर देखिए, परचेज ऑफ गुड्स लिखा है, आप परचेज वैल्यू में क्या ऐड कर रहे हैं वो देख लीजिए। अगर ये अभी ये क्लैरिटी आएगी, तभी तो कह रहा हूँ, वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट ये वाली चीजों की क्लैरिटी आएगी, वहां पर क्लैरिटी उन्होंने दे दी थी, इसकी क्लैरिटी आने वाली है, गाइडलाइंस आ जाएंगी, थोड़ा सा इंतजार करें। What is the remedy if the buyer of goods don't disclose the seller of the goods his turnover for the year? किसकी बायर को तो पता है ना, अपनी। बायर को तो पता है। क्या मतलब है, मेरी 10 करोड़ से ऊपर है तो मुझे क्या लेने देना, मुझे तो काटना ही काटना है। अरे मेरी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ऊपर है, मुझे काटना ही काटना है। अगर मेरी 10 करोड़ के ऊपर नहीं है, मैं सो जाऊंगा, मैं नहीं काटूंगा, अपने आप सेलर कलेक्ट करेगा। मुझे लगता है सर एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट सर, इफ एनी सेलर रिसीव्ड एडवांस इन, ये पहले हो चुका सर, नाउ आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन एंड ऑलमोस्ट ठीक टाइम पे खत्म हो रहा है, क्या बात, बिल्कुल ठीक टाइम पे खत्म हो गया सर। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू संजय शर्मा जी, आवर Celtex Bar Association, earlier he was president, now secretary. Request to present a vote of thanks, sir. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा गुरु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु जी, गुरुदेव, आपका तो आना ही हमारे लिए इतना सौभाग्य है, और जिस तरह से आप ये सारी जजमेंट, सारा लॉ सब इतनी सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाते हैं, इट्स फार अपॉन, मतलब नोबडी कैन मैच। वी हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। आप हमारे राजेश जी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको बुलाया जाता है, यू ऑलवेज देयर एंड यू ऑलवेज एनलाइटन अस। आज भी आपने ये सारे लॉ जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होने वाले हैं, TDS, TCS प्रोविजंस को लेके, एंड द अदर प्रोविजन यू हैव डेल्ट, एंड यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज इन द चैट बॉक्स as well as the question answers. More than 100 queries were asked to you and you have replied to it. We are really thankful to you, and there are no words which can say thanks. So thank you very much, sir. Thank you very much, and thank you to all all attendees. नमस्कार मेरा, टेक केयर। अश्विनी जी को स्पेशल नमस्कार, थैंक यू सर, धन्यवाद। कुशवाहा जी को भी सर, हमारे गवर्नमेंट नॉमिनी कुशवाहा जी को सर, मुकेश कुशवाहा जी को भी प्रणाम, राजीव कोहली जी, तेजाजीत सिंह जी, सबको प्रणाम। चलिए आपकी डेडिकेशन देख के हम भी लगे रहते हैं। चलो सर एक क्वेश्चन और आया है सर, नेक्स्ट डेट बता दो अब। ब्लेसिंग चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज सर राजेश जी ने 600 कर दिए। अच्छा, आपने बताया था, अलाउ हो गया है, इन्होंने बताया ना, इन्होंने 100 सर उसमें हमने प्रमोट कर दिए ना, हो गया। अब प्रमोट कर दिए 100, हमने उसमें से 600 कर दिए सर आज। अब 21 जून से सर 1000 हो जाएगा हमारा। 1000 नहीं, 1100 कर देने उस दिन से, 1100 हो जाए। चलो सर, चलो सर, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सर।